जब डेथ सेंटेंस सुनाते हैं तो वो पेन तोड़ते हैं, रिचुअल होता है, ये अभी भी होता है? मतलब कहानी है क्या है? मैंने तो तोड़ा था। आप जब उस कुर्सी पे होते हो, ऐसा कौन से अपराध होते हैं जिसमें आप डेथ सेंटेंस सुनाते हो लोगों को? जैसे सर किसी को उठा के बंद कर दिया जेल में, उसका फोन भी छीन लेते हैं, हर चीज छीन लेते हैं, तो बैठा हुआ है जेल में। अधिकार तो उनको आपको छूने का अधिकार नहीं है। जो पुलिस 3rd डिग्री देती है किसी को, अलाउड होता है? जेंडर इक्वालिटी क्यों नहीं है इन लॉ तो सबके लिए इक्वल ही है। सिमिलरली अगर लड़का रिपोर्ट करता है तो लड़की को जेल में डाल दिया जाएगा। अरे सर नहीं, ये तो क्या करप्शन इन्वॉल्व होता है जुडिशरी में? जुडिशरी में करप्शन नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो कॉलेजियम सिस्टम से होता है। क्या आपको लगता है कि दैट, मतलब आप बोल सकते हैं क्लब है जो चूज कर रहा है, ये इसको हटना चाहिए? पॉलिटिशियन लड़का पॉलिटिशियन हो सकता है, डॉक्टर लड़का अपने डॉक्टर बनाते हैं। संजय दत्त के ऊपर केस हुआ था, उनको बेल मिल गई एंड उनका केस खत्म हो गया। वीआईपी कल्चर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों होता है कोर्ट्स एंड जजमेंट? अब सेलिब्रिटी को अगर हम या बड़े पॉलिटिशियन को या बड़े सोशल वर्कर को बंदी कर देंगे तो उसकी और एक इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, वो इफेक्ट हो जाएंगे कि वो सोशल वर्क नहीं कर पाएगा, फिल्म में काम नहीं कर पाएगा, बुक नहीं लिख पाएगा। आप देखते हो जेल से इंटरव्यू होते हैं गैंगस्टर्स के, फिर भी ऐसे लोगों को क्यों नहीं सजा मिलती? उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? मैनिपुलेशन बाय पुलिस कितने हद तक सच होता है? उनका कोई खराब इंटेंशन नहीं होता इसमें। सर जज से भी गलती हो सकती है क्या? अरे गलती किससे नहीं होती है? गलती तो सबसे होती है। एवरीबॉडी इज प्रोन टू कमिट एरर। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ना क्यों होता है? आप तो सही कह रहे हैं। फादर सूट फाइल करेगा, ग्रैंडसन उसकी डिग्री एग्जीक्यूट कराएगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस एपिसोड में आपको मैं मिलाने वाला हूँ एक इंटरेस्टिंग गेस्ट से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को समर्पित करा है न्याय और संविधान के लिए, इस देश में न्यायाधीश के रूप में, जस्टिस के रूप में। तो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे होंगे जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना, जो आज आपको काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि दैट जुडिशरी कैसे काम करता है, हाउ दे वर्क, उनकी लाइफ का रूटीन क्या होता है, उनके पास क्या पावर्स होती हैं। तो आपको इस पॉडकास्ट में कंप्लीट लॉ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में भी आपको पता चलेगा, कुछ ऐसी कहानी भी आप सुनोगे जो आपको बहुत अच्छा महसूस कराएंगी और आपको काफ़ी सारी जानकारी भी इस पॉडकास्ट से मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो इस बड़े एपिसोड का शॉर्टर एंड क्विकर एक्सपीरियंस लेना, तो आप मेरे दूसरे चैनल द प्रतीक शो क्लिप्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे इस पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स आपको देखने को मिलते हैं और आप उसमें इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है अपने अगले इंसाइटफुल और एक अच्छे गेस्ट तक पहुंचने में। तो सब कीप सब्सक्राइबिंग, और मैं मिलता हूं सीधे आपको पॉडकास्ट में। तब तक के लिए यू आर वॉचिंग द प्रतीक शो एंड यू आर वॉचिंग सुधीर कुमार सक्सेना ऑन द प्रतीक शो। आप एक चीज़ देखते हो, बहुत सारी न्यूज़ आई हैं आज तक, बहुत सारी न्यूज़ आपने देखी होंगी जहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश करी गई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से। किसी के नेटवर्क हैं पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसका, तो वो कोशिश करते हैं कि दैट जज, जुडिशरी, एवरीथिंग उसको थोड़ा मैनिपुलेट करें, थोड़ा इन्फ्लुएंस करें अपने फेवर में। क्या ग्राउंड रियलिटी में सर ये कितने हद तक मुमकिन हो पाता है? ये नहीं कह सकता है, बिल्कुल मुमकिन नहीं होता है। पॉलिटिकल प्रेशर्स डू अफेक्ट द वर्किंग जो जजेस की होती है उसमें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिशियंस अगर हैं और किसी मैटर में इंटरेस्टेड हैं तो उनके लॉयर भी बहुत ज़्यादा आके बड़े वकील आते हैं, अच्छी बहस करते हैं, तो उसका फ़र्क पड़ता है। फिर कभी कभी लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी कहीं ऐसा ना हो किसी ऑर्डर से अनरेस्ट हो जाए सोसाइटी में, तो फिर वो बात, उनकी बात भी कंसीडर की जाती है। लेकिन इसके बाद भी जुडिशरी कोशिश करती है कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए रखे। उसका तरीका, उनके पास तरीका एक सेट प्रेसिडेंट्स में काम करते हैं ये लोग। अच्छा, एक फिक्स फार्मूला बना है कि इससे काम करने से, आप मान लीजिए हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ या सीजीएम के यहाँ अगर कोई बेल मर्डर की आती है तो वो बेल नहीं ग्रांट करेगा, तो चाहे कोई इन्फ्लुएंस तभी बेल नहीं ग्रांट करेगा हमारे लिए। अच्छा, तो दूसरा, तो एक तो सेट पैटर्न में काम करते हैं, क्योंकि अगर एक में करेंगे तो बाकी लोग कहेंगे आपने और हम क्यों नहीं किया, क्योंकि कोर्ट्स ओपन कोर्ट में काम करती हैं। ये ऐसा नहीं कि कमरे में बैठ के ऑर्डर करें, इन्हें ओपन कोर्ट में ऑर्डर पास करना पड़ता है। तो इनके ऊपर ये बचाना पड़ता है कि ऐसा ना हो कोई कल को एलिगेशन लगाने लगे। तो एक ये भी रहता है। ओपन कोर्ट में आपको ट्रांसपेरेंसी दिखनी भी चाहिए। दूसरा, एक पीयर प्रेशर भी होता है। जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट में 70 जज हैं, तो एक प्रेशर रहता है कि हमें पूरे हाई कोर्ट को इंडिपेंडेंट दिखना है। तो एक दो अगर चाहें तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। राइट। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में
अब सारे मजिस्ट्रेट्स बैठे हैं, तो अगर एक दो मजिस्ट्रेट चाहें कि कुछ अपना एक्स्ट्रा व्यू ले लें तो पॉसिबल नहीं हो पाता, कहने कि उन्हीं के पीछे बैठना है उनको, मतलब दे विल बी एक्सपोज। कमरे के बंद करने का ऑर्डर, अगर कमरे में बंद करके बैठने का ऑर्डर होता तो कोई भी बड़ा आसानी चीज़ थी, देखिए और डिपार्टमेंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ सब कुछ ओपन कोर्ट में होता है, सारे ऑर्डर शाम तक बाहर आ जाते हैं। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन टू ए लार्जर एक्सटेंट वी थॉट इट, करते वही हैं जो लॉफुली होता है। अब किसी ने कानून ही बदल दिया, मजबूरी है, पर अगर पॉलिटिशियन तो कानून चेंज कर लेते हैं, गवर्नमेंट कैन चेंज द लॉ, तो फिर हमें लॉ, दे हैव टू एडमिनिस्टर द जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। अब लॉ ऐसा है तो करना पड़ेगा। दूसरे सोसाइटी में अगर एनार्की है तो कभी कभी वो व्यूज़ भी लेने पड़ते हैं जो कि अपेरेंटली दिख रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज दे आर इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब और वो भी लॉफुल तरीके से ही करते हैं। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में कोई बिल्कुल एब्सोल्युटली इलीगल ऑर्डर्स पास कर दें। एक्चुअली मैंने आपसे एक क्वेश्चन इसलिए पूछा था बिकॉज आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर्व करा सर। यूपी एक ऐसा शहर है पूरे इंडिया में, यूपी एंड बिहार आई कैन से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम रेट रहा है हमेशा से, राइट। बहुत ज़्यादा बाहुबली आपको देखने को मिले होंगे, लीडर्स हैं पॉपुलर, पास्ट में भी दिखा है, रिसेंट में भी थोड़े बहुत चीज़ें दिखती हैं कि दैट जो वो बाहुबली थे उनके केसेस हो रहे हैं उनके ऊपर, बट डेट्स बदल रही हैं, जज बदल रहे हैं, जज सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जज भाग रहे हैं कि भाई हम तो इनका केस लेंगे ही नहीं, हम तो जजमेंट करेंगे नहीं इस केस में। इस पर इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। नहीं, तो क्वेश्चन आपने सही पूछा, गलत नहीं पूछा था। कि ऐसा होता है कि बहुत बार जज रिक्यूज़ करते हैं, रिक्यूज़ करने के कारण यही नहीं होते हैं कोई हमें धमका रहा है या कोई डरा रहा है, क्योंकि बहुत से कारण होते हैं। कारण हो सकते हैं कि हमने उस केस में पहले एज ए लॉयर को ओपिनियन दी हो, या एज ए जज सिमिलर मैटर हमारे सामने आया हो, तो ऐसा लगे दूसरी पार्टी को कि वही व्यू ले लेंगे, तो अपने उन्हें दिखाने के लिए कि सारा कुछ क्लीन हो रहा है, अपने आप को रिक्यूज़ कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिक्यूज़ करते हैं, देखा नहीं आपने? अभी भी एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जज सामने रिक्यूज़ किया अभी रिसेंटली 3 दिन पहले मैटर सुनवाई का, जैसे अरविंद कुमार ने रिक्यूज़ किया था। राइट। एक चीज़ बोली जाती है सर आज के टाइम पे, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है कि दैट एक केस अगर आपने फाइल करा तो वो सालों साल तक चलता है कचहरियों में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सर, चाहे आपके हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं पे भी बहुत सालों तक केस खिंचता है, न्याय नहीं मिल पाता लोगों को। इस पर आपका क्या कहना है कि दैट डिनाई क्यों होता है? एक बहुत बड़ा रीज़न तो यह है कि हम लोगों के यहाँ लोगों में अवेकनिंग बढ़ी है। अब आपने देखा कि डॉग वाले में ऑर्डर हुआ, कितने लोग पहुँच गए प्रीलिमिनरी एप्लीकेशन डाल के, इन्फॉर्मेशन डाल के, तो अवेकनिंग है, अपने राइट्स के लिए है। और कभी कभी फ्रिवलेस लिटिगेशन भी होता है, पब्लिसिटी के लिए भी लिटिगेशन होता है, तो लोग कोर्ट्स में आने, एक्सेस जिससे बढ़ा है तो कोर्ट में लोग आने वाली संख्या बढ़ गई है। अब पहले लोग बर्दाश्त भी कर लेते थे, अब बर्दाश्त नहीं करते हैं, दे आर अप्रोचिंग कोर्ट्स। एक बहुत बड़ा। दूसरा ये कि अब लोगों में सहनशीलता खत्म हुई है। पहले लोग ये भी बर्दाश्त करते थे कि ठीक है चलो भाई बराबर का मामला है, बाद में बात कर लेंगे। घर के बुजुर्ग लोग मिलजुल के बैठा लेते थे। घरों में पहले जॉइंट फैमिली होती थी, बुजुर्ग होते थे, अगर हस्बैंड ने वाइफ को डांटा तो घर का कोई बुजुर्ग समझाया था कि क्यों बहू को डांट रहे हो। मतलब आज डांटने वाला कोई नहीं है, तो बहू को लगता है कि अरे ये तो हमें रोज़, हम भी कमाते हैं, हस्बैंड रोज़ डांटते हैं, चलो कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। अब एक एप्लीकेशन फाइल के लॉयर के पास गए, उसने 5 केस बना दिए। तो लिटिगेशन ऐसे बढ़ता है। जो लिटिगेशन खत्म हो सकता था, परिवार के लिटिगेशन, आपको पता है फैमिली कोर्ट इस वक्त दे आर फ्लडेड विद द केसेस में, इतने केस आ रहे हैं वहाँ पर कि हर कोर्ट, और ऑलमोस्ट एवरी थर्ड फैमिली इज इन्वॉल्व इन दिस फैमिली मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में। तो रीजन है कि कोई इन्हें समझाने वाला नहीं है, बीच में कोई कंसिलिएशन करने वाला नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लगता है कि हम बीच में पढ़ेंगे तो हमारा नाम भी मुकदमे में लिखा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर ये हो गया है कि लोगों में सहनशीलता खत्म होगी। इसका रीजन है कि आपस में मिलना जुलना खत्म हो गया। मोबाइल पे आप घंटों हजारों दोस्त होंगे, पर्सनली एक भी नहीं होगा। दोस्त होते मित्र होते, लोगों की छोटी मोटी समस्याएं वहीं बैठ कर सुलझ जाती थी। गांव में पंचायत होती थी चौराहे पे। मुझे याद है कि मुरादाबाद में प्रधान थे चक्कर के मिलक में, तो उनके दरवाजे पे हुक्का रखा रहता था, 4-5 इशू रहती थी। दिन भर लोग कहीं ना कहीं आते थे, आज इस केस में झगड़ा हो गया तो उन्होंने कहा बुला प्रधान बुला, ऐसे भी समझाते हैं, डांटते हैं। मतलब बहुत सारे मैटर भी सुलझ जाते थे। अब कोर्ट तक नहीं पहुंचते थे, बीच में नहीं पहुंचते थे। तो इस वजह से पेंडेंसी बढ़ी है। और जो पेंडेंसी बढ़ी तो इलाज ज़्यादा, वो जो है बीमार है तो अस्पताल ज़्यादा होने चाहिए ना। राइट। बीमारी बढ़ी है, अस्पताल हम नहीं बढ़ा पाए, और अस्पताल बढ़े तो डॉक्टर नहीं बढ़ा पाए।
अब सोचिए 10 लाख पे मतलब एक जज कैसे काम करेगा ना। हर कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 की स्ट्रेंथ है, हाई कोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको, और वहाँ 80 जज काम कर रहे हैं, आधे काम कर रहे हैं, तो प्रेशर तो वहीं आ रहा है। जब कोर्ट झगड़े हो ही रहे हैं, FIR हो रही है, मुकदमे हो रही, सजाएं हो रही है, तो मुकदमे वहीं जाएंगे, हाई कोर्ट में वही जज हैं, कैसे करेंगे। तो ये प्रॉब्लम हर पूरे इंडिया भर की प्रॉब्लम है, ये पैन इंडिया प्रॉब्लम है कि लोग जजेस जो पर्याप्त संख्या में जो स्ट्रेंथ है उतने भी नहीं भरे हैं। अब ये एक क्वेश्चन से नेक्स्ट राइज होता है कि जजेस तो हाई कोर्ट वाले अपॉइंट करते हैं, ऐसा नहीं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कॉलेज से कुछ नाम भेजे, फिर कुछ नाम सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किए, रिकमेंडेशन गवर्नमेंट में आज भी पड़ी हुई हैं, वहाँ से क्लियर नहीं हो रही है। गवर्नमेंट के अपने वर्किंग का स्टाइल है, अपना जांच तत्परता करते हैं, IBS जांच कराते हैं, लेकिन डिले वहाँ बहुत होता है, तो अपॉइंटमेंट रुके पड़े हैं। ये तो हाई कोर्ट से, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसीज हैं वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है, उन्हें भरने में क्या प्रॉब्लम है, वो भी तो वैकेंट है मान लीजिए। अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि अगर मान लीजिए 70 जज कर दें, हमें 70 स्टेनोग्राफर चाहिए, 140 क्लर्क चाहिए, 70 चपरासी चाहिए, अर्दली चाहिए, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कमरे नहीं है। लोग यानी हमारे यहाँ पेरेंट कोर्ट तक पे स्टेनो नहीं, पेरेंट कोर्ट कहते हैं उसे, जहाँ मुकदमा पहले फाइल होता है। अच्छा। उनके पास भी तो हाथ से ऑर्डर कितने लिखेंगे। तो ये एक सेकंड प्रॉब्लम है। लेकिन असली प्रॉब्लम तो यही है कि जजेस बढ़ाए जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, और फिर अब एक हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत साहब जो मतलब J1 है इस वक्त, तो नेक्स्ट ही विल बी CJI नवंबर। ओके। तो उन्होंने मीडिएशन पे काफ़ी ध्यान दिया है। अब ये फिर से शुरू हो रहा है कि कोई भी केस फाइल होने से पहले मीडिएशन में जाए। जैसे आपका A और B का झगड़ा है, तो इससे पहले कोर्ट में जाए, पहले मीडिएशन वाले देख लें कि इसमें गुंजाइश है, वहीं में तय करा दें, ज़्यादा अच्छा है। कोर्ट मतलब जाने लायक है या नहीं, जाने लायक है नहीं, तो बाहरी कोर्ट के बाहर तय हो जाएगा। झगड़ा तो होता ही, देखिए लिटिगेंट्स जो कोर्ट में आ रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग मनी, दे आर एंगेजिंग लॉयर्स, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, सो दे हैव नॉट कम फॉर फन ऑफ फ्रॉलिक, दे हैव सम प्रॉब्लम विच दे वांट रेजोल्यूशन थ्रू द कोर्ट्स। अब कोर्ट कैसे करेगी, ये कोर्ट की ड्यूटी है। हमारे दरवाजे पे कोई आए तो उसे हम भगा नहीं सकते कि नहीं हमें टाइम नहीं मिला है, हमें अंदर लेना पड़ेगा। लेंगे, देखेंगे, जितना हो सकता है करेंगे। अब चूंकि 100 आदमी आ रहे हैं, हमारे टाइम 10 का है, तो 90 लोग तो लाइन में लगेंगे। राइट। इस वजह से पेंडेंसी हो रही है, डिले हो रहा है। डिले जो है अच्छी बात नहीं है, हमें बताने में खुद भी ख़राब लगता है कि हम इतने टाइम में। अब 40 साल बाद किसी एक्विटल हुआ तो क्या फ़ायदा उस एक्विटल का। राइट। ग्रैंडसन को पता है कि बाबा जेल जा रहे हैं, पता नहीं क्यों बाबा जेल जा रहे हैं मतलब, या 12 साल तक जेल में, फिर छूटा तो बेकार है, 12 साल तो के बेकार चले गए ना। सर, जस्टिस डिलेड जब होता है तो देखो, एक नॉर्मल इंसान की एक उम्मीद रहती है कोर्ट से कि दैट अगर हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है तो हमारी कोर्ट सुनेगा। अगर कोई नहीं सुनेगा, पुलिस वाला नहीं सुन रहा, पॉलिटिशियन नहीं सुन रहा, तो हमारी कोर्ट सुनेगा। कोर्ट में जाते हैं, 10-10, 12-12 साल तक केस चला जाता है। अब निर्भया का केस हुआ था, कब हुआ था, आज तक उस पर चले जा रहा है। बहुत सारे केसेस इन पे चले जा रहा है। इतना डिले हो जाता है कि अब कुछ हो भी जाएगा उस केस में तो उसका क्या इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बात सही राइट। जिनके घर के कोई आदमी मरा है, उसे लगे हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, राइट। अब 20 साल बाद सजा हो रही तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राइट। तो ये बात सही है कि डिले से इफेक्ट तो हो रही चीज़ें, सोसाइटी पे जो अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है। जैसे जल्दी सजा से हो जाएगी तो एक मैसेज जाएगा कि हाँ अपराध हो रहा है, सजा जल्दी हो गई। लेकिन सजा 10 साल बाद होगी, 20 साल बाद होगी, तब तक वो बाहर रह के अपना और भी क्राइम कर रहा है। इम्पैक्ट तो नहीं बढ़ा है मतलब। सर, लोगों की होप बढ़ गई है ना। होप बढ़े, होप इसलिए बढ़ी है कि इन्हें कहीं और न्याय नहीं मिल रहा है। कोर्ट में तो तभी आते हैं, आज भी इसके बाद भी देखिए, जब उन्हें पता है कि टाइम से, फिर भी आते कोर्ट में ही है। कोई धमकी देते हैं हम तो कोर्ट में देख लेंगे, इस उन्हें विश्वास है कि कोर्ट से कुछ मिलेगा। राइट। तो इसी विश्वास को कायम रखना है। अब बहुत कोशिश हो रही है तमाम तरह से। कुछ लोग, हमारे जज लेट नाइट तक काम करते, इलाहाबाद हाई कोर्ट तो बहुत देर तक काम करते, बहुत काम करते हैं। लेकिन अब वो मजबूरी ये है कि केसेस इतने ज़्यादा हैं, अब 100 केस फाइल होंगे, हम टाइम दिन भर में कितना केस कर पाएंगे। राइट। तो इसलिए बाकी लोगों को तो टाइम लगेगा मतलब। तो उसको सुधारने के लिए आपको क्या लगता है कि और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना चाहिए, काम करना चाहिए इस पर? ये भी इसके लिए सुधारने के लिए तो इस पर बहुत सारी स्टडीज़ भी हुई हैं। एक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे साहब थे उस वक्त, एक सब चीफ जस्टिस और चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें एक स्पेशल SP भी बनाया गया था कि ये काम करेगा। जैसे मैक्सिमम लिटिगेशन गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट लिटिगेशन के। अब अगर क्लास 3 को कोई एडवर्स एंट्री मिली है और कोर्ट ने ख़त्म कर दी तो दे शुड रेस्ट विद इट। लेकिन वो कोशिश करेंगे कि वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक आ जाए, एडवर्स एंट्री वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट तक आ जाए।
तो इससे एक तो गवर्नमेंट का खर्च बढ़ा, हर जगह में लॉयर करने पड़े, राइट, टाइम लगा, और कोर्ट का बर्डन बढ़ा। होना कुछ नहीं था। गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपने टेबल पर यह तय नहीं करना चाहते हैं कि इसे न्याय दे दें वहीं पर, वो कहते हैं कोर्ट चले जाओ। एक तो बहुत बड़ा कहानी है। अब कॉन्ट्रैक्ट में लिटिगेशन है, बहुत सा लिटिगेशन इस तरह होता है कि हम पेमेंट नहीं करना है, जिम्मेदारी, वो लोग डरते हैं कि ऐसा ना हम पे जिम्मेदारी आ जाए, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इस वजह से कोर्ट भेज देते हैं। लेकिन जिम्मेदारी अगर आप नहीं लेंगे तो फिर और कौन लेके आना, कब तक? यानी पॉलिटिकल इश्यूज़ पे कोर्ट से सुलझाते हैं। आप कहते हैं राम मंदिर कोर्ट से सुलझाने वाले, राइट। तो ये जो अपनी जिम्मेदारी हम बस शिफ्ट कर रहे हैं, इससे बर्डन हमारा बढ़ा है। अब प्रेसिडेंट रेफरेंस हुआ है इसमें, देखिए कम से कम 1 महीने बहस होगी, तब जाके आएगा। तो 1 महीने ये जजेस कुछ और काम करते हैं। तो वो जो इश्यूज़ हैं, जहाँ अब झगड़ा क्यों हुआ, इसलिए कि गवर्नर साहब ने बिल पे बैठ के, मतलब भाई गवर्नर साहब बिल तय कर देते, साइन जो भी करना कर देते, तो ये झगड़े नहीं होते। तो अपने इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं, तो मैक्सिमम दोष तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट अपने लिटिगेशन को कम करे, हम नहीं है, इनके जितने सर्विस डिस्प्यूट्स हैं अपने लेवल पर इनको रिव्यू करें, और जहाँ रिलीफ मिलती दे दें। अगर छोटे मोटे मिसकंडक्ट के लिए आप ऊपर तक चले आ रहे हैं तो वो काम करें। दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट मैटर्स में गवर्नमेंट लगता है कि अगर उनके ऑफिसर से कमी है, गलती हुई है, तो वहीं रिजॉल्व करें इसको, मतलब कोर्ट से क्यों लेके आ रहे हैं? इन्हें नुकसान भी है गवर्नमेंट की, ये नहीं कि उससे फ़ायदा होता हो। गवर्नमेंट यहाँ आएगी तो गवर्नमेंट का लॉयर्स पे खर्च होगा, अल्टीमेटली कॉस्ट लगेगी, और ट्रांसपोर्ट, बहुत चीज़ें खर्च होगा। हाँ, तो इनके नुकसान, अल्टीमेटली दे आर लूजर। लेकिन ये कि वो गवर्नमेंट के सिस्टम में फंक्शन करने का, तो एक तो बहुत बड़ा मतलब ये तरीका हो सकता है निपटाने का। दूसरा ये हो सकता है कि मीडिएशन जो जस्टिस सूर्यकांत साहब ने चलाया है, ये सक्सेसफुल अगर हो गया तो सिविल लिटिगेशन खास तौर से और छोटा क्रिमिनल लिटिगेशन ये वहीं ख़त्म हो सकता है, तो एंट्री रुक जाएगी। मैंने राइट, डिस्पोजल के लिए तो मैंने सुझाव दिया था कि जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको आप एम्प्लॉय करें, तो कम से कम जो पुराने केस पड़े हैं उनको कर लेंगे। उन्हें आप देखिए, रिटायर्ड जज के साथ यह है कि दे आर स्टिल न्यूट्रल। रिटायरमेंट के बाद भी जज का एक माइंडसेट बन जाता है, तो वो हमेशा वही माइंडसेट रहता है, रिटायरमेंट के बाद भी वो पार्टीशन नहीं होता है, न्यूट्रल रहता है। तो अगर उनको आप चांस देंगे तो वो पुराने केसेस को, चाहे इसके लिए आप एक कॉन्स्टिट्यूशन में एडहॉक जज का प्रोविजन, हाई कोर्ट जज के लिए भी, अदर कोर्ट्स के लिए आप लॉ बना सकते हैं कि ठीक है रिटायर्ड जज को लेंगे। उन्हें मेरे ख्याल है कि शायद वो कुछ पर्क्स भी नहीं लेंगे, वो फ्री में करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पेंशन मिलती है, उन्हें केवल सम्मान चाहिए। हम वो चाहते हैं सोसाइटी को वापस कर दें। सोसाइटी उनको बहुत रेस्पेक्ट, जजेस की आज जो सोसाइटी में रेस्पेक्ट है, जजेस की आर्मी वालों की, तो वो अपनी सोसाइटी को वापस करना चाहते हैं कि उनसे काम तो ले। मैंने देखा हमारे जज खाली बैठ रहते हैं, मतलब क्या करें, सुबह अखबार पढ़ने, व्हाट्सएप देखा, सो गए, मैंने। बट दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू रिटर्न टू द सोसाइटी, उनकी हेल्प लीजिए। और जो पुराने केस पढ़े हैं उनको उनसे कहिए कि वो लोग निपटा देंगे, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, आगे बढ़ेगा। राइट, लोगों को होप जगेगी, केस भी आगे बढ़ेंगे। और बाकी जो वैकेंसीज है उनको भरें, तो करंट केसेस खत्म होते चले जाएंगे। आज इतनी हर जगह हाई कोर्ट आधा से कम ही काम कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में 60 की स्ट्रेंथ, शायद 44 जजेस हैं, मतलब 16 यहाँ भी कम है, मतलब। तो जजेस अगर तो पूरे नहीं होंगे, स्टाफ पूरा नहीं होगा, तब तक ये तो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। एक क्वेश्चन था सर मेरा, कितनी छुट्टी अलॉट होती है एक जज को? मतलब कभी कभार मैं देखता हूँ कोर्ट जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो एक चीज़ होती है कि जज साहब तो छुट्टी पे हैं। नहीं, छुट्टी वुट्टी तो लिमिटेड ही अलॉट थी, जो नियम है 14 कैजुअल वगैरह के जोतना है। अब छुट्टी तो वैसे गवर्नमेंट से भी छुट्टी बहुत होती है, जजेस फिर भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। छुट्टी तो कैजुअल होती हैं, कैजुअल लीव होती हैं, फिर उसके बाद अर्न लीव होती हैं, और छुट्टी। हिंदुस्तान वैसे भी इट इज़ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, तो यहाँ तो त्यौहार इतने सारे होते हैं, मतलब मुश्किल से 100-150 दिन काम होता है। फिर भी जजेस कंपेरेटिवली औरों से कम छुट्टी लेते हैं, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हैं उन पर हाई कोर्ट का कंट्रोल बहुत इफेक्टिव होता है। मतलब अगर ज़्यादा छुट्टी लेंगे तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में नियम है कि आपने इतना कोटा आपका कम क्यों हो रहा, आप छुट्टी गए थे तो छुट्टी रीजन क्या था, मतलब छुट्टी को भी पूछते हैं कि छुट्टी क्यों गए थे। राइट, एक चीज़ है मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि लाइक मैं ये देखता हूँ, ये मैंने पर्सनली इस चीज़ को वॉच करा है सर, जुडिशियल सिस्टम भी इधर ही है, पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो भी इधर ही हैं। आप देखते हो जेल से इंटरव्यू होते हैं गैंगस्टर्स के, वो इंटरव्यू दे रहे हैं ऑन कैमरा। और जेल में पहली बात तो इंटरव्यू हो कैसे रहा है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये जुडिशरी को दिख रहा है कि भाई जेल से ये बंदा इंटरव्यू दे रहा है, ऑन रिकॉर्ड वो धमकी दे रहा है, मतलब वो तंग कर रहा है किसी को। सर सब कुछ सामने होता है, बट फिर भी ऐसे लोगों को क्यों नहीं सज़ा मिलती? इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? कि मतलब सर एक चीज़ तो होता है ना कि कहीं ना कहीं जुडिशरी का डर इनके मन में ख़त्म हो चुका है, या तो कम है, उनको पता है कि कुछ होना ही नहीं है। ये आपके प्रश्न में कई सारे प्रश्न अंतर्निहित हैं। जुडिशरी एक सिस्टम से काम करती है, और जुडिशरी
पेपर्स पे काम करती है, रिकॉर्ड पर। राइट। अब अगर उनके सामने शिकायत आती है कि उन्होंने जेल से कॉन्टैक्ट किया है, जेल से, तो निश्चित रूप से जेल के ऑफिसर्स हैं जिनके सुपरविजन था, उस पर कार्रवाई होगी माना। और लेकिन इनके सामने कभी मैटर आते नहीं, कभी किसी ने कहा ही नहीं कि हम जेल से हमने बात की। वो तो कहेंगे सिपाही ने मोबाइल, नॉर्मली सिपाही अपना मोबाइल पकड़ा देते हैं, मुझसे बात करा देते हैं हमने। यही तो होता है ना, ये कहना चाह रहे हैं अफशान। नहीं, अभी नेशनल टीवी पे इंटरव्यू हुआ था, एक गैंगस्टर है, उनका नाम नहीं ले रहा, बट उनका इंटरव्यू हुआ है ऑन नेशनल टीवी रिपोर्टर के साथ। हाँ, तो अब ये जेल वालों की ड्यूटी है, जेल स्टाफ जो है उनकी ड्यूटी है कि कोई एक्सप्लेनेशन ना मिल पाए, आप उसे मिलवा रहे हैं, इंटरव्यू करा रहे हैं, तो इसमें जुडिशरी कहाँ से पीछे में? तो जेल अथॉरिटीज़ के करप्शन है यार। सर, जेल अथॉरिटी का करप्ट, बट जुडिशरी तो उस पर एक्शन ले सकती है। नहीं, तब लेगी जब उनके सामने मैटर आ जाएगा। अगर कोई करप्ट आदमी सामने करप्शन केसेस आते हैं हम लोग क्या, और एविडेंस आती है तो सजा भी तो करते हैं। राइट। जेल रखते हैं, सजा करते हैं। बहुत से लोगों से होती है, अभी तो IG की सजा हुई थी। ओवरऑल करप्शन का पैनेशिया जुडिशरी के पास नहीं है, करप्शन तो हर अंग में है। मतलब अब रेवेन्यू है, पुलिस है, या टैक्स डिपार्टमेंट है, या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, तो करप्शन वहाँ हो रहा है। हमारे सामने जब आएगा, मतलब कोर्ट सामने आएगा तभी तो उसमें कुछ करेंगे। राइट। जब आते हैं करप्शन की हर जगह अलग कोर्ट्स बनी हुई है, स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई है, CBI अलग बनी है, एंटी करप्शन कोर्ट अलग बनी हुई है। उनमें सिर्फ करप्शन केस होते हैं, वहाँ सजाएं भी होती है। उनके पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो कह देंगे जेलर ने बात करी तो जेल को सस्पेंड कर दी। ये पावर उन्हीं के, उनके बॉसेस के पास है। अच्छा। जो जेल के ऑफिसर्स होंगे, मतलब ये गवर्नमेंट पास। ओके, वो जुडिशरी के, वो सुओ मोटो वाली पावर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पर नहीं है। अच्छा, बट फिर भी सर एक चीज़ तो है कि दैट अगर एक गैंगस्टर है उसके ऊपर 50 से ज़्यादा केसेस हैं। खराब है, मतलब आप उनको हाईलाइट करने की पब्लिसिटी दे रहे हैं। देखिए, आप इंटरव्यू लेने का मतलब क्या, इंटरव्यू देने का मतलब उसे टीवी पर लेके आ रहे हैं, उसको हीरो बना रहे हैं, मतलब यही तो कर रहे हैं। राइट। तो हमारे मीडिया पर दोषी उनको इंटरव्यू ले रहा है। आखिर हम हिंदुस्तान में ये मैंने पहली बार देखा कि यहाँ पर आदमी करप्शन जेल से छूटने के बाद उसका वेलकम होता है, मालाएं पहनाई जाती है। राइट। होना चाहिए, वी शुड ऑस्ट्रेसाइज हिम, मतलब राइट। सोसाइटी में क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। लेकिन जो करप्ट है, जो क्रिमिनल है, उसको सोसाइटी में इज्जत मिलती है। तो क्या आपको लगता है इनके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग रहती है कि दैट 50 केसेस हैं, सबको पता है कि इसने ही इसको मारा है, कितने सब सामने है, बट फिर भी उनके ऊपर इतना तगड़ा एक्शन क्यों नहीं हो रहा? वो आज भी जेल में ही है, बट उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। नहीं, एक्शन किसको लेना है? जुडिशरी काम तो बहुत बाद में आएगा, पहला फर्स्ट रेस्पोंडर तो पुलिस है। राइट। हाँ, हमारे पास है, हमारे यहाँ अगर देखिए जुडिशरी में अगर एक भी गवाही हो जाती है इंजर्ड की, तो आप ये मानेंगे कि 99% इसमें कन्विक्शन होगा। अच्छा। हाँ, कोई नहीं छोड़ता वाला। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ गवाही होती ही नहीं है, गवाही आती ही नहीं है। सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। आप क्या बोलना चाहोगे पॉलिटिकल बैकिंग पे? क्या बोलना चाहोगे पॉलिटिकल बैकिंग? अभी देखिए, क्रिमिनल्स को पैरोल मिलती नहीं मिलती है। अभी ये आपने देखा, कहाँ हरियाणा में कहाँ है, कितनी बार पैरोल मिल चुकी है उनको। राइट। तो अभी इसमें कोर्ट का तो कोई दोष नहीं ना, कोर्ट क्या करे, पैरोल जिनको देना है। कोर्ट में मैटर आएगा, देन कोर्ट विल एग्जामिन। शायद कोर्ट ने, शायद मैटर किसी ने फाइल किया तो कोर्ट पूछ भी रहेगा आपने इतने पैरोल क्यों मिल रही किसी को। अच्छा, पैरोल का डिसीजन कोर्ट का नहीं होता? नहीं, कन्विक्शन के बाद फिर गवर्नमेंट के हाथ में आता। अच्छा, फिर गवर्नमेंट के हाथ में। ओके। अच्छा सर, जैसे आप अभी करप्शन की बात कर रहे थे, दैट करप्शन, ऐसे मैं ब्लंटली पूछ रहा हूँ कि दैट क्या करप्शन इन्वॉल्व होता है जुडिशरी में? यस, हम लोग ये आपने कभी देखा है? नहीं, जुडिशरी में करप्शन नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन हमारे यहाँ कंपेरेटिवली आज भी आपको इस विषय पे डिस्कशन करने वाले लोग मिल जाएंगे। और डिपार्टमेंट्स पे चर्चा नहीं होती इस पर कि वो करप्ट है या ईमानदार है। हमारे यहाँ चर्चा होती है कि ये करप्ट है, ईमानदार है। करप्शन है हम लोग क्या। इंडिया में कैपिटलिज्म जो है उसको इतना मतलब पावर क्यों है सर? जिसके पास पैसा है वो हर चीज़ कर सकता है, उसके लिए हर चीज़ माफ़ भी हो रही है, उसके लिए हर चीज़ ईजी है। वो करप्शन करके एक केस जीत सकता है, पैसे खिला देगा। ऐसा सुनते हैं कि जज को पैसे दे दिए, उसके स्टेनो को पैसे दे दिए, पुलिस को पैसे दे दिए, बट एक नॉर्मल इंसान के लिए इंसाफ क्या मायने रखता है? फिर नॉर्मल इंसान को कैसे मिलेगा? नॉर्मल आदमी को इंसाफ मिल ही जाता है। आप तो बात, नॉर्मल आदमी को हमेशा इंसाफ मिलेगा। आप बात करें उनकी जो इंसाफ ज़बरदस्ती ले लेते हैं या गलत ले लेते हैं, राइट, तो उनको कैसे रोकेंगे आप बताएं? जब वो उन्होंने, आपने बताया कि पुलिस को पैसा दिया, इन्वेस्टिगेशन वीक हो गया, उसका कोर्ट में एविडेंस नहीं आई। हाँ, ऐसा बहुत कम होता है कोर्ट में एविडेंस आए और एक्विटल हो जाए। अच्छा, ऐसा बहुत कम होता है। अगर एविडेंस आ गया, एविडेंस, हाँ एविडेंस, मैंने बताया ना, अगर इंजर्ड विटनेस की गवाही हो गई तो निश्चित मानिए कि सज़ा होनी है। 99% सज़ा होगी इसमें। अगर कोई इंजर्ड विटनेस है तो
कोर्ट में भी मैंने कहा ना, करप्शन, हम ये नहीं कहते करप्शन नहीं है, लेकिन वो लोग भी मतलब विद इन दी लॉ जो मतलब होता है, अगर करेंगे वही जो लॉ कहेगा। अब एविडेंस नहीं आएगी तो छोड़ना पड़ेगा, मजबूरी है। मतलब बहुत से केस छूट जाते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल छूट जाते हैं, उनके खिलाफ गवाही कहाँ कोई देता है। अब पूर्वांचल का एक यूपी का मामला है, टीवी पे था कि इन्होंने घूम घूम के मतलब क्राइम किया, लेकिन एक्विटल उनको हुआ क्योंकि कोई कोर्ट में गवाही देने नहीं आया। ये अलग बात है कि हमारे मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री ने उनको अपनी तरीके से सजा दी, लेकिन कोर्ट सजा नहीं दे पाई, क्योंकि एक भी, जबकि टीवी पर दिख रहा था कि इन्होंने ऐसा किया, लेकिन एक भी गवाही कोर्ट में नहीं आई। तो कोर्ट में गवाही नहीं आएगी तो सजा कैसे करेंगे? जस्टिस लॉ पे उस पर होगा ना, एविडेंस पे, मटेरियल जो सामने आएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि दैट हमारा जुडिशियल सिस्टम थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया, इसको इम्प्रूव और थोड़ा अपडेट करने की नीड है? एवरीडे मतलब हम लोग, हम सब को ये कभी मानना नहीं चाहिए कि हम बिल्कुल संतृप्त या सैचुरेटेड हमारा सिस्टम वाली है। एवरीडे वी रिक्वायर सम इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट हो भी रहे हैं, ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, अब लोग लैपटॉप से काम कर रहे हैं, एआई की हेल्प ले रहे हैं, नए नए टूल्स डेवलप हो रहे हैं कि जस्टिस जल्दी मिले और स्वच्छ मिले, क्लीन जस्टिस मिले वाला। तो इम्प्रूवमेंट गुंजाइश तो हमेशा ही है अपने हमारे सिस्टम में, और इस हमें लगता है कि यूपी में, मतलब इंडिया में तो और ज़्यादा ज़रूरत है मतलब, क्योंकि हमें जो लोगों की अपेक्षाएं हैं इस 40 करोड़ लोगों की, उनको कैसे हम उनको रेस्पॉन्ड कर पाएंगे अगर हम अपने आप को उस लेवल तक नहीं ले पाएंगे। क्रिमिनल्स तो नए नए व्यूज़, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं मतलब, और साइबर क्राइम में आप बैठे हैं, आपके मेरे नंबर से कि आपको कॉल चले, मैं यहाँ बैठा हूँ, कॉल चले के इतना रुपया भेज दो, यही कर दो। मतलब मैं एक बार भोपाल गया था, एनजे हमारी नेशनल जुडिशल एकेडमी है भोपाल में, तो उसमें गया था, हम लोग का इंटरेक्शन हुआ था, तो एक साइबर पर बोलने आए थे, उन्होंने बताया मेरे नंबर से किसी और को कॉल कर दी, फ़ोन मेरे पास था। अच्छा, हाँ, तो वो नए नए तरीके हैं, तो ये सब उतना हमें भी जवाब के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो यहाँ भी ट्रेनिंग रोहिणी में होती है उन लोगों की, IPM ऑफिसर्स की, तो कर रहे हैं वो लोग, लेकिन प्रयास नाकाफ़ी हैं जब तक कि एक तो देखिए, मैं कहूँ कि एनी अमाउंट ऑफ पुलिस और कोर्ट ये जो है ये ख़त्म नहीं करती जब तक कि लोगों में मॉरलिटी या सिविलिटी का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा। सिविलिटी ये है कि हम दूसरे की रेस्पेक्ट कितना करते हैं, अपने पड़ोसी की, अपने नेबर की, अपने क्लास वालों की, फेलो सिटीजन की, मतलब हम उसके लिए कहा मन में श्रद्धा नहीं होगी, उसके लिए डिग्निटी का रेस्पेक्ट नहीं होगा, तो हम कभी, कितना ही कानून है, कानून की एक लिमिट है ना, पुलिस की भी एक लिमिट है, इससे नहीं हो पाएगा। ये तब आएगा जब अंदर से मन से लगेगा कि ये हमारा देश है, ये हमारी सोसाइटी, ये हमारे देश के नागरिक हैं, हमें इनसे ऐसा नहीं करना है। अब देखा नहीं आप, सड़क पर खड़े होकर लोग मतलब सड़क गंदा करते हैं, अपना दुकान साफ को पूरा सड़क पर फेंक दिया, मतलब कौन सी सिविलिटी है? घर सामने गाड़ी पार्क कर देते हैं, यहाँ लैंड अलॉटेड है, ठेकेदार बगल से खोलना शुरू करेगा। तो जो अंदर बेईमानी भरी है तभी दूर होगी जबकि इनको बचपन से ही मॉरल एजुकेशन दी जाएगी, बताया जाएगा ये सही गलत है। पहले घरों में बुजुर्ग लोग, मैंने कहा ना, बुजुर्ग लोग होते थे, हमें याद है हमारे बाबा जी बचपन में हमें कहानी सुनाते थे, हरिश्चंद्र तारामती वाली कहानी सुनाते थे, राजा हरिश्चंद्र की, ये अमर सिंह चौहान की कहानी सुनाते, अमर सिंह की कहानी सुनाते थे, आगरा वाले थे जो पन्ना अध्याय के सुनाते थे। इन स्टोरी से मन में लगता था कि ये चीज़ अच्छी है, ऐसा होना चाहिए मतलब। लेकिन अब कोई कहानी सुनाता है, इन सब कहानी कोई बताने वाला है घर में? कोई बताइए, नहीं, कम हो गया ये सब कल्चर, कोई बताने वाला कल्चर ही खत्म हो गया। तो जब ये बताएंगे नहीं तो बच्चों को पता कैसे लगेगा कि ये अच्छा है या बुरा है? अब तो जो टीवी या पिक्चर या इंटरनेट या OTT पे देखेंगे वही लगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है। और चूंकि एक रेस सी हो रही है, हमें आगे बढ़ने के लिए VIP बनना है, क्योंकि VIP बनने से आपको तुरंत एडमिशन हो जाएगा, अस्पताल में एडमिशन मिल जाएगा, स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा, रेलवे में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो उसे लगता है कि VIP बनना बहुत ज़रूरी है। अब इस होड़ में बनने के लिए क्या करें? या तो आप एग्ज़ाम दे के आएँ तो सब लोग नहीं आ पाएंगे, IPS नहीं बन पाएंगे, जज नहीं बन पाएंगे, तो या तो आप पॉलिटिक्स में जाएंगे या क्रिमिनल बनेंगे। राइट। तो ये बचपन से ही जब तक मॉरल एजुकेशन पर नहीं दिया जाएगा, सिविलिटी नहीं सिखाई जाएगी, मॉरलिटी नहीं सिखाई जाएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये सब केवल एक आर्टिफिशियल टूल्स हैं, कोर्ट्स हैं, पुलिस हैं। माइंडसेट तो ठीक होना चाहिए ना हमारा, मतलब हमें पता नहीं कि हमारा देश, हम अपने देश के टायर को उसको बस के उसको क्यों खरोच नहीं है, सीट क्यों फाड़ रहे हैं? मतलब रेलवे वाले देखा नहीं, रेलवे में सीट अक्सर फटी मिलती थी। आपने ये चीज़ बताई कि दैट मोरालिटी होनी चाहिए, वो चीज़ मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ, बट मैं एक चीज़ बोलना इस पर ज़रूर चाहूँगा सर। अगर इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनना है
तो डेवलप नेशन की सबसे बड़ी खासियत होती है अपराध मुक्त देश। हमारे देश में अपराध इसलिए ज़्यादा है, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि इंसान को डर बहुत कम है, क्योंकि उसको पता है कि कोर्ट जाएंगे तो देख लेंगे, पैसा है लगा देंगे, चले जाएंगे, हम भी वकील कर लेंगे, पुलिस है पुलिस को पैसा दे देंगे, चीज़ें कर लेंगे। मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में गया। उधर सर मैंने एक चीज़ देखी कि हम इंडिया में अपने घर को लॉक करके आते हैं, मैं भी आया हूँ तो अपने घर को लॉक करके आया हूँ, शायद आप भी लॉक करके आए होंगे, बट आप मिडिल ईस्ट में जाओगे तो उधर कोई लॉक नहीं करता। आप जस्ट अपने अपार्टमेंट से निकले और आपका सामान सब कुछ ऐसे ही है, चोरी हो नहीं सकती। आपकी गाड़ी में आप चाबी ऐसी खुली छोड़ के आ जाओ, काली गाड़ी खुली है। शिंगणापुर में कोई लॉक नहीं करता, नासिक पास जगह है वहाँ भी कोई लॉक नहीं करता। उधर चलो एक स्पिरिचुअल बिलीव है सर कि दैट उधर कुछ ऐसा है। हाँ मतलब डर, वहाँ भी डर है ना, राइट, कि अगर कुछ किया तो शनि भगवान नाराज हो जाएंगे, मतलब डर है। बट अगर जुडिशरी का इतना या लॉ का इतना डर हो इंसान के अंदर कि अगर मैं कुछ भी क्राइम अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, तो वो इंसान करेगा नहीं। क्योंकि जो मैं दिल्ली में कर सकता हूँ, मैं आपको खुलेआम बता रहा हूँ, मैं जो दिल्ली में कर सकता हूँ मैं दुबई जाके नहीं कर सकता। अब मैं दिल्ली में बिना लाइसेंस के गाड़ी चला सकता हूँ, मैं दिल्ली में उल्टी लेन में दिख रहा है मुझे कि गलत लेन है, मैं ले जाऊँगा, बट दुबई में तो चांस ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे ऊपर इतने हैवी फाइन्स हो जाएंगे, आई कैन नॉट बेयर दैट। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कानून को ही सर इतना सख्त कर दिया जाए तो कोई इंसान क्राइम करने के बारे में सोचेगा क्यों? देखिए इतनी बात आपकी सही कि लोग कानून से नहीं डरते हैं, पुलिस से तो डरते हैं। पुलिस से डरते हैं कि थाने में जाके किसी भी ऑफिस में बंद कर देंगे। राइट। कानून कोर्ट में तो उन्हें पता है कि कोर्ट में 10 साल मुकदमा चलना है, कोर्ट में बेल हो ही जाएगी, अच्छा कर लेंगे तो 10-15 साल तक, तब तक अपना और काम करते हैं। मैं सिंगापुर गया था, मैंने एयरपोर्ट के अलावा कहीं बात में पुलिसमैन नहीं देखा, लेकिन हर जगह मतलब मैंने कहीं इतनी बड़ी मेट्रो में भी चला, वहाँ सब लड़के लड़के चल रहे थे, एंड कहीं कोई ईप टीजिंग नहीं, कोई सीटी बजा नहीं, कहीं किसी ने क्रॉसिंग करने के बल हम देखा कि जब हम पार कर रहे थे तो अपने आप दूर से बस वाला वही रुक गया कि पहले हम लोग क्रॉस कर लें। हम लोग ये तब है कि जब माहौल में मैसेज देंगे कि दिस कैन बी अक्वायर्ड ओनली व्हेन वी गिव देम एटमॉस्फेयर। सोचते हैं केवल कानून कोर्ट के डर से ये ख़त्म हो जाए, ये नहीं हो पाएगा। ये तभी ख़त्म हुआ जब घर में माँ बाप बताएंगे देखो ऐसा है कि ये पड़ोस के अंकल या आंटी है, मतलब इनके दरवाजे के सामने जो मतलब अपनी बाइक मत खड़ी करो, मतलब ये बताएंगे तब जाके ठीक हुआ। ये घर के अंदर से मिलने लगेगा। घर के अंदर अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है, और बताने वाला कोई बचा नहीं है। सबसे ज़्यादा झगड़े जो हो रहे हैं इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि रिश्ते खत्म हो रहे हैं, न्यूक्लियस फैमिली हम सब रिश्ते खत्म हो रहे हैं, चाचा चाची खत्म हो रहे हैं, मौसी मौसा मामा बुआ, रिश्ते लोग भूल जाएंगे मामा क्या होता है, मौसी क्या होती है। राइट। एक ही बच्चा होने के तो घर में बताने वाला कोई नहीं है, तो फिर यही नतीजे होने, मोरालिटी और एजुकेशन कम हो रहा है। दुबई में आपने बताया, दुबई में क्या जो स्कूटर्स लोग चलते हैं कैंटोनमेंट एरिया में जाते हैं तो हमेशा हेलमेट लगा लेते हैं, और जैसे ही बाहर आते हैं कैंटोनमेंट से अपना हेलमेट उठा के उसमें हैंडल टांग लेते हैं। ये क्या करते हैं, दैट इज अफ्रॉन्ट टू द लॉ। दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर हम लॉ नहीं मानते हैं, मतलब क्योंकि लॉ हमारे लिए कुछ नहीं है। कैंटोनमेंट डरता है कि उन्हें कैंटोनमेंट से भाई पकड़ के बंद कर देंगे, मतलब तो लोग जो है मतलब लॉ को डिफाई करने में कुछ प्रिविलेज समझते हैं कि हम दिखाएंगे तो लॉ को हम नहीं मानेंगे, हम कुछ बहादुर हो गए, मतलब बहादुर ये हो गया। जानबूझ के ट्रिपलिंग करेंगे, जानबूझ के मोटरसाइकिल पर तमाम तरह के हॉर्न लगा चलेंगे, स्टैंड करेंगे। मुझे याद है 12 फास्ट टाइम तो पूरा दिल्ली में हम लोग बजा रहे थे, तो हमारी उसको रोक दिया साहब इधर मत जाइए, इधर आज लड़के आए सब वो करेंगे। ऐसी यहाँ एक्सप्रेस वे पर जाके देखिए लड़के स्टंटबाजी करते हैं। डर नहीं है लोगों में, कानून का डर नहीं है। लोग पुलिस का डर तो है, पुलिस को देखेंगे तो किनारे हो लेंगे, कानून को डरने के से हमारे हो जाएगा। अच्छा स्टेटस बढ़ा है इसलिए फाइन वैन से ज़्यादा, फाइन हैज़ फेल टू बी ए डेटरेंट, मतलब फाइन से भी ज़्यादा डर नहीं लगता इनको, मैनेज हो जाता है। बट अगर सर हैवी फाइन्स लगा दिए जाए तो आई थिंक थोड़ा सा इम्प्रूव। तो जो लोग करते हैं वो तो वही लोग हैं जो कि मतलब अभी देखा नहीं कल कि ट्रैफिक यहीं की बात है कि ट्रैफिक कांस्टेबल को एक्सप्रेस वे में, मेरठ एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक कांस्टेबल को वाइट गाड़ी है, अर्टिगा गाड़ी, वो सड़क पे वही ट्राइंग टू रेगुलेट द ट्रैफिक, उसको चल दिया, ही डाइड। यही अभी मेरठ एक्सप्रेस परसों की बात है, ये उसकी डेथ हो गई। उनसे पूछा कि आपने हमारा अब साहब गलती हो गई, अरे आपने रोका, ओवर स्पीडिंग क्यों करते हैं, अब साहब क्या बताएं गलती हो गई। अब ये जवाब है आगे, मतलब आप जानते हैं एक्सप्रेस पे इतना स्पीड नहीं चलना चाहिए, खासतौर से आप तो शहर में आ गए और ट्रैफिक आ जा रही हैं, लेकिन आपने उसको एक आदमी की लाइफ चली गई हमेशा की। तो जो इम्प्यूनिटी के जो डिफाइंस ऑफ लॉ है विद इम्प्यूनिटी है, ये है।
ये तभी ख़त्म हो गई जबकि अंदर से लोगों को यहाँ ट्रेनिंग मिले, फिर कोई सपोर्ट ना करे। अभी 2 दिन में छूट के आ जाएगा, फिर लोग माला पहनाएंगे उसको, मतलब घर ले इधर तो सब प्रेस्टीज जुलूस निकालेंगे, प्रेस्टीज समझते हैं, थोड़ा पावर। हाँ, मतलब क्राइम इनको लिए मतलब ग्लोरीफाई है थोड़ा, फायदे वाला धंधा हो गया है, मतलब राइट, ग्लोरीफाई कर दिया थोड़ा सा कि मेरे ऊपर 4 केस है, मैं तो पावरफुल हूँ इस एरिया में। हाँ, वो बताते अरे साहब उस 20 केस हैं, हाँ, दाऊ आ रहे हैं, दद्दा आ रहे हैं, मुखिया आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, नाम लेके बताते हैं। तो आदमी पर डर जाता है कि इतने कैसे, थोड़ा भी छोड़ किनारे हट जाओ भाई, इनको जान दो आगे। मतलब गाड़ी ओवरटेक करने पे गोली चलाते हैं। लखनऊ में एक केस में कार पर एक आदमी ने किसी हाथ पर खड़ा हो गया था, घूमते करके बात है, और थाने से बहुत पास की बात है, दूसरे आदमी गोली मार दी उसको, मतलब कार पे हाथ क्यों टिका ली उसको, सिर्फ कार पे हाथ टिका। हाँ, तो सेंसिटिविटी यानी बताया नहीं कि अब दूसरे के लिए कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, ये नहीं पता कि तो डर तो अलग बात है, लेकिन ये भी तो आदमी को इतना देखना चाहिए कि आखिर कार खड़े, उसने हाथ खड़ा हो गया तो उसने उसके क्या चला गया आपकी कार में। बहुत बार रोड रेज में लोग मर्डर कर देते हैं, कार टकराई, इंश्योर व्हीकल आपको पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन नहीं, वहीं पर मारपीट हो जाएगी, लोग जाल से मार देते हैं, छोटी छोटी बातों पर मार देते हैं। तो ये जो मतलब हम लोग का ऐसा हिंदुस्तान, जबकि ऐसा कंट्री नहीं था, मतलब ये हिंदुस्तान तो पूरे विश्व को संदेश देता है हर मामले में, शांति का, प्रेम का, लेकिन यही सब हो रहा है। जिसका हमारा लाल वाला देखा इसीलिए हुआ था कि आपने ड्रिंक्स नहीं दिया, मतलब ऐसा कई बार और भी हो चुका है, मतलब ढाबे पे खाने मिला, उन्होंने गोली मार दी, ये भी बुलंदशहर के पास ही कहीं हुआ था ये। तो ये जो सहनशीलता ख़त्म हो गई, लोगों के लिए रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है, एक दूसरे के लिए प्रेम ख़त्म हो गया है, ये सब नतीजे उसी के हैं, क्योंकि ये बताने वाला कोई नहीं है। अरे याद है पहले गांव में जो स्वीपिंग भी करते थे उसको लोटन चाचा कहते थे हम लोग, मतलब हर एक को काका चाचा कह के बुलाया जाता है, तो एक रिस्पेक्ट बताते थे उन्होंने कि देख बधे के आगे देख न ले, मतलब अगर लड़की अकेले कहीं जा रहे हो तो कोई लड़का पीछे का तुम तो डरते, वो ख़त्म हो गया, खुलेआम ब्रेजनेस से सब काम करते हैं। तो जो रिश्तों में जो रिश्ते जो ख़त्म हुए हैं, तो इस वजह से जो है लोगों में डर ख़त्म हो गया है। और कोर्ट का अपना सिस्टम है, तो जब चार्जशीट आएगी, गवाह आएंगे, सजा होगी, बरसों लगेंगे, लेकिन उससे तो न्याय तो तुरंत चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। आपकी बात ठीक थी सर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो कॉलेजियम सिस्टम से होता है, राइट? क्या आपको लगता है कि दैट ये मतलब आप बोल सकते हो एक क्लब है जो चूज़ कर रहा है, ये इसको हटना चाहिए? हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनको डायरेक्ट एग्जाम या क्वालिफिकेशन के थ्रू होना चाहिए? लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। हाँ जी, ये सिर्फ ये भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट का दुष्प्रचार है। हाँ, पहले सिस्टम समझिए कि अपॉइंटमेंट होता कैसे है। अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट जज में 2 तरीके से होता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं वो सीनियरिटी से आते हैं, तो उनमें से जो डिस्ट्रिक्ट जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है, जिनके पास जिनका कैरेक्टर क्लीन रहता है, कैरेक्टर रोल क्लीन रहता है, इमेज अच्छी होती है, और जो डिस्ट्रिक्ट हैं 30 साल से काम कर रहे हैं, 15-16 साल से, तो कॉम्पिटेंट तो है ही हैं, तो उनको सीनियरिटी से बनाते हैं, हाई कोर्ट से बनाते हैं। अगर जिनकी एंट्री खराब, इंटीग्रिटी गड़बड़, तो उनको रोक देते हैं। अच्छा, तो ये तो इतना पार्ट तो प्योर हो गया, इसमें तो कोई क्लब, इसमें तो क्लब की गलती नहीं कोई नहीं। अब आते हैं बार वाले कोटे की। नॉर्मली ये 66% होता है ना। ओके, 66, हाँ, 2/3 मैनेज करते हैं। उसमें बाहर के लिए क्राइटेरिया ये है कि जो अच्छा वकील हो, इनकम टैक्स देता हो, कोर्ट में रेपुटेशन अच्छी हो, झूठ ना बोलता हो, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट या लॉ न दे, मतलब तो ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है। तो ऐसे लोगों को पिकअप करने का तरीका यही कि जो सामने कोर्ट में बहस कर रहे हैं उन्हीं से पता लगेगा। जो जजेस वहाँ कोर्ट में काम कर रहे हैं उनके सामने जिस वकील ने बहस अच्छी की, लगा कि वकील अच्छा भाई इसे देखते, फिर पता लगाते हैं कि ये इसकी प्रैक्टिस अच्छी है, रोज़ इसके 2 केस लग रहे हैं तो प्रैक्टिस अच्छी है, तो उनके बारे में फिर इंक्वायरी होती है कि इनकम टैक्स कैसे देते हैं, कोई इनकी बात ख़राब तो नहीं, बैकग्राउंड ख़राब तो नहीं, कि ऐसा नहीं कि इन्होंने फॉल्स एफिडेविट फाइल कहीं किया हो, कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हो। तो ऐसे कुल मिलाकर आपस में जैसे डिस्कशन करते हैं कि यार वो लड़का ठीक है, वो चतुर्वेदी है, ही इज़ गुड, और ये सिंघल है, ये अच्छा करा। तो एक आप डिस्कशन करें, 20-25 लोग नाम शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, फिर उसमें से देखते हैं कि उसके बाद आपस में इनको IBC इंक्वायरी भी होती है इनकी, हाई कोर्ट ही कराता है। इंक्वायरी में जो लोग बच गए, फिर कॉलेज में 3 लोग का जो होता है वो आपस में विचार करते हैं, देखते हैं। बहुत फैक्टर्स उसमें होते हैं, मतलब कि ये एज भी एक फैक्टर होता है कि एज जैसे बहुत कम एज का है, लगता है कि लंबे टाइम रहेगा तो रोक लेते हैं उसे, थोड़ा और वेट कर ले, बाद देखेंगे। या किसी का एज ज़्यादा हो गया तो 2 साल की इजाज़त देना है। कुछ अनरिटन एक बना रखा है प्रोटोकॉल से उन्होंने, इससे 45 से पहले विचार नहीं करना है, 57 के बाद विचार नहीं करना है, ताकि कम टाइम नहीं मिले 54 या 55 के बाद। तो एक स्क्रूटनी इस तरह हो जाती है।
अब ये क्लब जो है मतलब मुझे ये बताएं, ये हाई कोर्ट ने रिकमेंड किया, फिर सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट में तब आता है ये रिपोर्ट जाती है स्टेट गवर्नमेंट के पास, गवर्नर के पास जाती है। अच्छा। वो लोग अपनी तरफ से इंक्वायरी कराते हैं, वो वहाँ इंक्वायरी में पता लग जाएगा कि इस लॉयर जिसका नाम रिकमेंड हुआ इसके नाम एक एफआईआर चल रही है, या इनके इस पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन है, या इन्होंने यहाँ गड़बड़ की थी, कॉलेज में गड़बड़ की थी, तो रिपोर्ट आ जाती है। वो रिपोर्ट लग के जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जाती है लॉ मिनिस्ट्री में जाती है। अच्छा। वहाँ लॉ मिनिस्ट्री अपनी इंक्वायरी अलग कराती है, IB कराती है, इनके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो इंक्वायरी कराते हैं। IB अपने पता लगा ले कि आपके शहर मोहल्ले घर जहाँ जहाँ पर रहें कैसी रेपुटेशन है, क्या गड़बड़ की है, तो उनके पास एक क्षण के सारा मटेरियल आ जाता है कि इस आदमी के बारे में ये फीडबैक है मैंने ये। ओके। फिर जिन लोगों के नाम जाते हैं और जिनके नहीं जाते हैं, बहुत से लोग कंप्लेंट्स फाइल करते हैं कि बहुत चीज़ें पुलिस को नहीं पता होती, या IB नहीं पता है, बताते हैं इन्होंने यहाँ पे ये काम किया था, इन्होंने ये किया था, इन्होंने ये फॉल्स एफिडेविट दिया, या इन्होंने गलत एफिडेविट, ये जजमेंट में खिलाफ ये स्ट्रक्चर आ चुका है, तो वो सब भी वहाँ जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रपोजल बनाती है कि देखिए ये नाम हाई कोर्ट रिकमेंड किए थे, इसमें स्टेट गवर्नमेंट रिपोर्ट ये है, IB रिपोर्ट ये है, अब आप डिसीजन लें। फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है, सुप्रीम कोर्ट इन सब चीज़ों को देखने के बाद देखता है कि इसमें से 20 नाम है, इसमें कितने हम क्लियर करें, मतलब जो क्लीन होते हैं उनको भेज देते हैं आगे, बाकी नहीं भेजते हैं। तो इसमें अब गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, एडवोकेट जनरल जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपने ये नाम भी अपने रिकमेंड कराती हैं, कहती है कि साहब इनको भी देख लीजिए। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट का भी इसमें थोड़ा रोल रहता है, बिकॉज गवर्नमेंट वन ऑफ द स्टेक होल्डर है, तो ये लोग भी अपना नाम रिकमेंड बताते हैं कि इनको देख लीजिए। अल्टीमेटली डिसाइड तो कॉलेज में करना है, लेकिन क्योंकि बहुत चीज़ें गवर्नमेंट भी जानती है, गवर्नमेंट के लॉयर्स हैं, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज जानने ज़्यादा है, गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा जानती है। खराब भी अच्छी बात भी कही था, इनको भी देख लीजिए, ही इज़ ऑल्सो ए गुड लॉयर। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई प्रैक्टिस कर रहा है मान लीजिए, हाई कोर्ट उसके बारे में नहीं जानते हैं, बट ही इज़ एंजॉइंग वेरी गुड रेपुटेशन। तो गवर्नमेंट के साहब ये देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे वकील हैं, तो हाई कोर्ट जज उनको विचार करेंगे, बारे में पता करेंगे, प्रोसीजर वही रहेगा। तो गवर्नमेंट का इनपुट भी लिया उन्होंने। उसके बाद तो अब इसमें क्लब जैसी बात कहाँ आई? जो क्रिटिसिज्म होता है वो ये होता है कि जजेस अपने लड़कों को, अपने बच्चों को बैन कर लेते हैं। देखिए पॉलिटिशियन का लड़का पॉलिटिशियन तो हो सकता है ना, है ना, बिल्कुल। डॉक्टर लड़का अपने डॉक्टर बनाते हैं क्योंकि बना बनाया सेटअप है मन उनके पास। ऐसी अब हाई कोर्ट जजेस हैं या हाई कोर्ट के बड़े वकील हैं, उनके लड़के हैं, उन्होंने 20-25 साल करके अपना एक सेटअप बनाया है, अपनी क्लाइंटेल डेवलप की है, लाइब्रेरी बनाई है, एक रेपुटेशन बनी है। उनका लड़का है कि उसे पहले दिन से ही पता है, बल्कि लॉ में पढ़ाते ही पता है कि क्लाइंट से कैसे बात की जाती है, एक्सपीरियंस है, क्या होना है, कैसे फीस लेनी, कैसे नहीं लेनी है। तो बचपन से वो कम उम्र से वो देख रहा है, तो नेचुरली वो औरों से ज़्यादा तो जान ही रहा है। अब अगर वो लॉयर कॉम्पिटेंट है तो सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट करना है कि वो जज का लड़का है तो गलत हो जाएगा ना। हाँ, माइट भी, सही बात है। अगर तो जज सब जज के लड़के नहीं आते हमारे यहाँ। अभी जो अपॉइंटमेंट हुए हैं रिसेंटली, हम इलाहाबाद हाई कोर्ट बताएं, इसमें जज के लड़के एक भी नहीं है इसमें। तो ये गलत फहमी फैला रखी कि जज अपने लोगों को अपॉइंट करते हैं, अपने लोगों को अपॉइंट नहीं करते हैं, करते उन्हीं में से जो लोग जज रिकमेंड करते हैं। अब उनमें से ये हो सकता हो कि जैसे कि कोई लॉयर अच्छा है, अगर अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी बहस करता है, कोर्ट में मैनर्स उसके अच्छे हैं और ऑनेस्ट लॉयर है, तो क्यों रिकमेंड नहीं करेंगे? अब अगर वो हमारी फैमिली का है या किसी बड़े लोग के लड़का है तो उसमें उसकी क्या गलती है? मेनली बिकॉज ही टेकन बर्थ इन ए फैमिली विल नॉट डिस्क्वालीफाई हिम। तो ये क्रिटिसिज्म जो है मतलब इनकी अनफाउंडेड है। और तरीका से क्या है, मान लीजिए सपोज ये हटा दें तरीका है, आल्टरनेट सोचिए, मान लीजिए कह देंगे किसी के पॉलिटिशियन से अपॉइंट करेंगे, गवर्नमेंट ही करेगी, प्रेसिडेंट को राइट है, CJI कंसल्टेशन से, लॉ ये कि प्रेसिडेंट CJI कंसल्टेशन करेंगे, लॉ है कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस कंसल्टेशन करेंगे। चीफ जस्टिस एक आदमी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आदमी होता उसके जजमेंट सही ना हो पाए, मतलब उसे कलेक्टिव बना दिया, 2 और जोड़ दिए उन्होंने, फिर उन्हें और जोड़ दिए, 5 कर दिए उन्होंने, इसलिए कि ताकि एक कलेक्टिव 5 लोग बैठेंगे तो निर्णय, उम्मीद है कि निर्णय ज़्यादा सही आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को खुद ट्रांसपेरेंट बनाया है। रोज़ अब तो वेबसाइट पर आज ही आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट जज नाम रिकमेंड हो गए हैं ना। तो इन्होंने कोशिश की है, सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है लेकिन अवेलेबल में तो यही बेस्ट है। इसका अल्टरनेट सिस्टम क्या होगा? मैं पूछता हूँ अपने आप से, सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए सपोज हम कहेंगे नहीं प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करेंगे, गवर्नमेंट माने प्राइम मिनिस्टर हो गया, लॉ मिनिस्टर हो गया, ये तो इन्हीं के एडवाइस विद अपॉइंटमेंट होते हैं। तो क्या मतलब कैन वी इस सिनेरियो में, हिंदुस्तान की जहाँ डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर नहीं है, मतलब
पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि ये लोग सब अपॉइंट करेंगे, वो सब सही अपॉइंटमेंट होंगे? बट अगर इस सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए सर कि दैट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं उनके लिए एक एक्सपीरियंस, सर्टेन एक्सपीरियंस डाल दिया जाए क्राइटेरिया, एंड उनके लिए एक हायर एग्जाम डाल दिया जाए या इंटरव्यू डाल दिया जाए दैट दे कैन डू, देखिए अगर काबिलियत होगी तो। आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो लोग एग्जाम दे के आते ही हैं। हाँ जी। चाहे पीसीएस जैसे हैं चाहे जैसे हैं। दूसरा, उनका हर महीने उनको इतने जजमेंट मिनिमम देने हैं। हर साल उनके जजमेंट के अप्रेजल होता है, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, उनकी इंटीग्रिटी का अप्रेजल होता है। उनको तो हर साल एग्जाम देने ही देना है उनको, तो उनका एग्जाम और वो सीनियरिटी से आते हैं। अच्छा। तो इसमें वहाँ तो कोई बीमारी की चांस ही नहीं होता। मतलब आप जो लोगों के क्रिटिसिज्म है वो इस पर है कि जो बाहर से लोग आते हैं, वकीलों से आते हैं, इसमें लोग कहते हैं। अब अगर अभी बॉम्बे का अपॉइंटमेंट हुआ, वो क्रिटिसिज्म था कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है। शुरू में हर आदमी कोई ना कोई पॉलिटिकल लीनिंग रही होती है, वकालत जरूरी है, बिना उसके केसेस तो वहीं से आते हैं। अब अगर वो शी इज़ ए गुड लॉयर और उसने परफॉर्म अच्छा किया है, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट? मैं गवई साहब ने कहा था हम तो खुद ही पॉलिटिकल उस फैमिली से आए हैं। जैसे भोंसले थे, उनके फादर चीफ मिनिस्टर थे, जो तो पॉलिटिकल फैमिली से आने का ये मतलब नहीं कि आप डिस्क्वालीफाई अगर आप अदरवाइज ठीक हैं तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन इट? मतलब सिर्फ इस वजह से कि आप नेता के लड़के हैं, आप जज के लड़के हैं, अपॉइंटमेंट ना, तो गलत है ना। इफ वन इज सूटेबल ही शुड बी गिवन ए चांस। मतलब हर नेता का लड़का पॉलिटिक्स सक्सेसफुल नहीं है, हर जज के लड़के भी अपॉइंट नहीं होते हैं। वहाँ तो 180 जज हैं। आज भी मैं बताऊँ, जो हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट में पर्टिकुलर बताता हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजेस हैं, उसमें से मुश्किल 2-3 लोग हाईकोर्ट जज होंगे, 80 में बाकी सब वो होंगे जो कि लॉयर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो आरोप है वो इसी चीज़, मतलब ये वो ज़्यादा स्पेकुलेशन ज़्यादा है। मतलब ये अफवाह, यानी इस तरह का है कि एक माहौल बनाया जा रहा है कि जुडिशरी बहुत गड़बड़ है। ये माहौल दुर्भाग्य से उन लोगों ने बनाया जो संविधान की पदों में बैठे हुए थे। ऐसा है नहीं। मतलब ये कभी फैक्ट बेस पे बात करें ना। मतलब ये दिल्ली हाईकोर्ट में कितने लोग जज के लड़के कितने हैं? दिल्ली हाईकोर्ट में देख लीजिए, बहुत कम है, शायद 2 ही 3 होंगे मेरा ख्याल है। मतलब ऐसा नहीं है कि दैट, हाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और सबकी सुनी जाती है, कॉलेजियम सिस्टम सब करता है। इसको और ट्रांसपेरेंट करने के लिए होता है कि थोड़ा क्राइटेरिया जो कंसिडरेशन का जोन है बढ़ा दिया जाए। मतलब इस पर सजेशन आया था कि जैसे पंकज मित्तल ने कहा था कि इसमें एडवोकेट जनरल रख लें स्टेट में कॉलेजियम में, तो उनके जरिए नाम आ जाएंगे, यहाँ जनरल नाम आ जाएंगे। कंसिडर तो तब भी होते हैं, अभी नहीं है तो भी उनके नाम कंसिडर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब बात तो भी ठीक है। पर्पज़ है कि हमें इंडिपेंडेंट लोग देने हैं, इंडिपेंडेंट जजेस देने हैं, जिनकी कोई किसी पर्टिकुलर लीनिंग ना हो, कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ना हो, ये कोशिश होनी चाहिए। और अदरवाइज साफ सुथरे हो। मतलब तो जितना पॉसिबल है, देखिए कि सिस्टम फुल प्रूफ कोई भी नहीं होता है। अरे अमेरिका में तो देखिए, वहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट करते हैं, कोई डेमोक्रेट पहले होगा, वोटिंग होती है। लेकिन जज बनने के बाद हमारा वहाँ का छोटा सा जूनियर जज भी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का ऑर्डर स्टे कर देता है। ये पोजीशन हम लोग क्या भी मतलब वंस अपॉइंटेड, फिर उसके बाद इसीलिए प्रोटेक्शन दिया था इन लोगों के इम्पीचमेंट के अलावा के रास्ते नहीं हटाने के। राइट सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दैट जज की लाइफ कैसी होती है, लाइफ ऑफ अ जज, दैट डेली रूटीन क्या होता है आप लोगों का? देखिए डेली रूटीन, हम लोग का डेली रूटीन ये होता है कि सुबह उठते हैं, अपना तैयार व्यार होते हैं, पेपर पढ़ने टाइम तो कम मिलता है। दिन में जो केस लगे होते हैं, एक कोशिश, फ्रेश कोर्ट अगर है तो फ्रेश की फाइलें कोशिश करते हैं सुबह मॉर्निंग में देखने की। कोर्ट में जाकर फिर कोर्ट के काम होता है। शाम को फिर जो दिन में केस लगे थे, आप मेरे ख्याल है, मैं हाई कोर्ट जज वाली बता रहा हूँ, तो उन ऑर्डर्स कोर्ट में हम लोग ऑर्डर्स लिखाते हैं, 99% ऑर्डर्स कोर्ट में लिखाते हैं, उनको चेक करते हैं शाम तक, उसमें 7-8 बज जाता है। फिर घर आते हैं, घर आने के बाद फिर थके हुए होते हैं कि अपना कोई मिलने वाला है तो बातचीत कर ली, उसके बाद फिर अपना जाके कल के लिए तैयारी करनी है। रात में ब्रीफ्स पढ़नी पड़ती हैं, कल नेक्स्ट डे वाली। सुप्रीम कोर्ट में तो और प्रॉब्लम, यहाँ तो लोग संडे पूरा इनका ब्रीफ ही पढ़ने में जाता है कि सारे केस पढ़ के आते हैं, पढ़ के नहीं आएंगे तो 1-2 मिनट में डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सही बात है। तो चूँकि इस पीरियड में आपने जो मैंने रूटीन बताया आपको, इसमें लोगों से सोशलाइजेशन का मौका तो खत्म हो गया। सैटरडे संडे अब आजकल होता है क्या है कि जुडिशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, लॉ स्कूल चले जाते हैं, तो वो भी टाइम नहीं मिला, तो यहाँ लोगों की सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। अच्छा, चूँकि जजेस के हाथ में कोई सिवाय इसके जो के सामने उसे डिसाइड करने के लिए और कोई पावर तो होती नहीं है। सही बात है। तो बाकी जो रिश्तेदार वो भी नाराज हो जाते हैं कि आप इनके ना तो अपन नौकरी दिलवा पा रहे हैं इनको, न इनके कोई और काम करवा पा रहे हैं। मतलब अच्छा, इतना ज़्यादा चूँकि पता नहीं कब लगे
कि हमें यह इनका केस हमारे सामने आया तो हम लोग फिर बचते हैं। एक एसपी साहब थे, मुझसे कह रहे थे कि साहब ये बताइए कि आप लोग जब कोई आता है, आपके गेस्ट आता है, हाईकोर्ट या चीफ जस्टिस आता है, आप कहते हैं हमारे गेस्ट हाउस करा दीजिए, कोई काम बता, हम लोग तुरंत कर देते हैं। जब हम कोई काम बताते हैं आपको, तो हम साहब जो मतलब जुडिशियल मैटर है, हम भी कहते हैं पुलिस मैटर है। तो जुडिशियल मैटर मतलब कोर्ट का मामला, तो उसमें हम लोग चाह के भी नहीं कर सकते, हेल्प नहीं करते, और कोई पावर होती नहीं हम लोग के पास। तो रिश्तेदार नाराज हो, दोस्त नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे में जज की लाइफ बड़ी अकेली ऐसी हो जाती है, संत ऐसी हो जाती है कि अकेला पड़ जाता है। जब रिटायरमेंट के बाद जब आता है तो बाकी लोग कहते हैं तब तो आपने पूछा नहीं, अब हम आपको नहीं पूछेंगे। तो रिटायरमेंट के बाद भी अकेले ही रह जाता है। हाँ जी सर। सो एक चीज़ और मुझे जाननी है, दैट अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं, व्हाट आर द सैलरीज, इनकम एंड पर्क्स जो आपको मिलते हैं फॉर दिस पोजीशन? ठीक है, हाई कोर्ट जज की सैलरी होती 2,25,000 रुपये पर मंथ, प्लस दिए जो भी प्रोविडेंट चल रहा होगा उन्हें। सुप्रीम कोर्ट की सैलरी 250 है उन्हें की सैलरी 2,50,000। पर्स होते हैं, फ्री मकान मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का 10,000 यूनिट तक फ्री था इलेक्ट्रिसिटी दी, 200 लीटर पेट्रोल मिलता है, सैनिटरी अलाउंस मिलता है, और मेडिकल फ्री है उन्हें। ओके, मेडिकल साल में 2 LTC मिलती है। एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी सर कुछ मिलते हैं? नहीं, ट्रैवलिंग मिलते हैं, वो तो टिकट लेना पड़ता है, HOR मिलता है, वो पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन LTC जो होती है वो फ्री होती है, 2 LTC होती है, वो बिजनेस क्लास की मिलती है। एंड सर्वेंट्स एंड प्रोटेक्शन? 3 सर्वेंट्स मिलते हैं। ओके, इट्स अ नाइस जॉब टू डू, मतलब यस, नाइस जॉब है कि इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन दैट यू आर हेल्पिंग समवन, यू आर डिस्पेंसिंग जस्टिस टू समवन। आपको लगता नहीं, जैसे आप जब किसी की मदद करते हैं बहुत आपको अच्छा लगता है, ये प्लेजर वहाँ मिल जाता है। ये किसी और चीज में तो नहीं मिल पाएगा। ये देखिए, सबसे ज्यादा जन सेवा का सबसे सशक्त माध्यम तो पॉलिटिक्स है, क्योंकि वहाँ आप एक लार्ज कंटेंट को इफेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जुडिशरी में आप इंडिविजुअल को या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को इफेक्ट कर सकते हैं। तो लेकिन इस जहाँ सब एक दूसरे के लिए पीछे पड़े हुए, वहाँ किसी को अगर आप कुछ दे पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। आप किसी का फेट डिसाइड करें, किसी की हस्बैंड वाइफ तय करें, आपकी वाइफ है कि नहीं है, मकान आपका है कि नहीं है, नौकरी में आपके लिए है कि नहीं है, आप प्रधान बनेंगे, नेता बनेंगे, विधायक बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, सब चीज़ें आप दूसरी किस्मत तय करें तो बड़ी बात है। ये डिवाइन ड्यूटी है, नहीं तो किसी और किस्मत तय करना है, डिवाइन ड्यूटी। बहुत ही अलग एंगल से आपने दिखाने की कोशिश करी, बट लिटरली किसी की जिंदगी का कुछ हिस्सा आप तय कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी पावर भी है और एक बहुत बड़ी डिवाइन एक चीज भी है कि दैट मैटर करता है ये लाइफ में। भाई, आप किसी के पति पत्नी को अलग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, किसी को जीवन दान देते हैं, किसी को फांसी देते हैं, किसी को नौकरी दिलवाते हैं, इरिट दिलवाते हैं, किसी मकान दुकान दिलवाते हैं, किसी खाली कराते हैं, तो आप कर रहे हैं। तो इस तरह आप इंडिविजुअल्स को रिलीफ देने की कोशिश तो करना ही, अपने लेवल से जितना पॉसिबल है। तो ये सेटिस्फेक्शन अपने आप में एक रिवार्ड है, मतलब इसके सामने बाकी चीज़ें। इसलिए मैंने कहा ना कि रिटायर्ड जज तो तैयार हैं इस काम करने के लिए, बिना पैसे के, बिना कुछ लिए गवर्नमेंट से तैयार है करने के लिए। और सर, एक जज की वर्किंग कितने डे होती है? मतलब 5 डेज अ वीक होता है, कैसे होता है? हाई कोर्ट में 5 डेज, सुप्रीम कोर्ट में 5 डेज वीक है, हाई कोर्ट में 5 डेज वीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अलबत्ता 60 वीक होता है, लेकिन वहाँ पे 2 सैटरडे को छुट्टी रहने लगी है। अच्छा, सेकंड सैटरडे? सेकंड एंड फोर्थ। अच्छा, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे, ओके। एंड कितने आवर्स की ड्यूटी रहती है? मतलब आप जब कोर्ट जाते हो तो कितने घंटे आप उधर व्यतीत करते हो? अलग अलग जो है, हम लोग जैसे इलाहाबाद में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक था, लखनऊ में 10:15 से बैठती है कोर्ट में, नहीं अलग अलग। सुप्रीम कोर्ट 10:30 से कोर्ट बैठती है, 4 बजे तक बैठती है। जज की एक ड्यूटी कोर्ट तक ही सीमित होती है, ये कोर्ट के बाहर भी आपके अंदर दायरे में कुछ चीजें आती हैं जिसका फैसला आप करते हो? नहीं, जो जजेस हैं, जो वर्किंग जजेस हैं, उनका काम तो सिर्फ जो कोर्ट में केस सामने है उन्हें डिसाइड करना है। ठीक है। इसके अलावा उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, वो मिलती हैं जो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग जज मिलती हैं। जैसे कि नालसा के चेयरमैन जैसे सूर्यकांत हैं, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में तो बैठ के केस डिसाइड कर रहे हैं, प्लस एज बीइंग एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा वो लीगल एड वाला काम भी इंडिया भर कर देख रहे हैं। ये एक्स्ट्रा ड्यूटी हुई। दूसरा, वो कॉलेजियम का अटेंड करते हैं, तो कॉलेजियम में जजेस अपॉइंट करें, वो ड्यूटी उनकी हुई। सुप्रीम कोर्ट में और भी कमेटीज़ हैं। सिमिलरली हाई कोर्ट में बहुत सारी कमेटीज़ हैं। हाई कोर्ट में SLS सालसा होती है, उसको
नेक्स्ट सीनियर जो चीफ जस्टिस के नेक्स्ट जज होता है वो उसको इंचार्ज होता है, वो देखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में अपॉइंटमेंट्स, वहाँ खुद का हाई कोर्ट का अपना एस्टेब्लिशमेंट तो बहुत बड़ा होता है ना। जैसे मान लीजिए हमारे यूपी में 2000 जज हैं, तो उनको अपॉइंटमेंट, टर्म्स कंडीशन, सैलरी, प्रमोशन, ECP देखना है, डिस्मिनेशन देखना है, प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो लोग काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट में काम कर रहे हैं हज़ारों लोग, तो उन सबका एस्टेब्लिशमेंट वो भी तो हाई कोर्ट ही देख रहा है। तो वो काम भी एज ए जज एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है, मतलब कोर्ट के अलावा वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं उनके। मतलब पर डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम सही चलने चला, तो एक एक हर डिस्ट्रिक्ट का एक एक पोर्टफोलियो या एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है, वो वहाँ जाकर देखता है कि ये काम चल रहा है, तो उनके ये काम एक्स्ट्रा है। लेकिन सब यह तभी हैं जब बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग जज हैं, मतलब ये। इसके अलावा बाहर सोसाइटी में और कोई काम इनके पास नहीं है। जज को अकाउंटेबिलिटी किसको देनी होती है, मतलब कोई किसी को रिपोर्ट करना होता है जज को? देखिए, जज तो जैसे सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट जज हैं, हाँ जी, तो वैसे तो जज किसी के सबॉर्डिनेट नहीं होते हैं। अच्छा, हाँ, इनके बीच में एम्प्लॉय का रिश्ता नहीं होता है। ठीक है। जजेस आर अकाउंटेबल टू ओनली देयर कॉन्शियस, अंतरात्मा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अकाउंट, जहाँ तक आपने जजेस, सिविल जज का है मान लीजिए, तो उनके जजमेंट्स अगर गलत हैं तो डिस्ट्रिक्ट सेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट की जजमेंट को चेंज कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज की जजमेंट को बदल सकते हैं, बदलते रहते हैं। तो ये हायरार्की तो है, लेकिन अदरवाइज कोई सबऑर्डिनेट वैसे नहीं है। जैसे कि सिविल जज के यहाँ आर्टिकल 32 की रिट नहीं हो सकती। अच्छा, ऐसा क्यों? इसलिए कि प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के लिए है वो। 226 की रिट हाई कोर्ट में होगी, सिविल जज के नहीं होगी। सिमिलरली हाई कोर्ट में, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे सिविल सूट फाइलिंग होता है, वो सिविल जज के होगा। हर कोर्ट हमारे इंडिपेंडेंट है। अपील में तो आप उनके ऑर्डर को बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कह देंगे आप ऐसा करो, ये नहीं है। अच्छा, दैट वे कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट। कोर्ट्स आर इंडिपेंडेंट, बस सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग हायरार्की। एक चीज सामने आती है, एक तो मुझे कॉमन इशू लगता है सर हमारे देश का, जेंडर इक्वालिटी क्यों नहीं है इन लॉ? आप एक चीज देखोगे, महिलाओं को अगर कुछ कानून के कुछ पंथ हैं, कुछ पक्ष हैं, उनको ज्यादा एक्सेसिबिलिटी दे रखी है कि भाई अगर आप एक मर्द के खिलाफ रिपोर्ट कर दो कि भाई इसने तो सेक्सुअली असॉल्ट करने की मेरी कोशिश करी है, तो उसकी सुन ली जाएगी, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, वो जेल में को कितने दिन तक सड़ता रहे। जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी क्यों है? अगर कानून है तो सबके लिए समान होना चाहिए, कि मैंने कोई अपराध करा तो मेरे लिए भी वही सजा है। अब आप आ गए, ये मिसयूज अब आ गए हैं। लॉ तो सबके लिए इक्वली है। अगर लड़की ने रिपोर्ट की सेक्सुअल असॉल्ट की, तो रिपोर्ट लिखी जाएगी, आदमी को जेल में डाल देंगे। सिमिलरली अगर लड़का रिपोर्ट करता है तो लड़की को जेल में डाल दिया जाएगा। अरे सर नहीं, ये तो नहीं मैंने कहा ना, होता नहीं, अलग बात है। लॉ की बात नहीं की ना, लॉ तो यही है, मतलब हाँ। होता नहीं। अभी कहीं लड़की को जेल में डाला है, अभी हाल किया, मैंने पढ़ा 3 दिन पहले पेपर में पढ़ा था इसको, कहीं ऐसा हुआ है। तो लॉ तो इक्वल है। अब लॉ मिसयूज है कि हस्बैंड, वो जो आदमी जेल में सड़ता रहता है, तो इसलिए कि उसमें बहुत सारी दफाएं गलत लगा दी जाती हैं। जैसे आजकल बड़ा प्रेवलेंट है कि लड़की की तरफ से FIR लिखाई जाती है, तो लिखाते हैं कि हस्बैंड ने क्रूरता की, प्रताड़ना दी, मारपीट की, दहेज मांगा, और फादर इन लॉ अगर है तो फादर इन लॉ ने रेप कर दिया, या देवर है, देवर ने रेप कर दिया, सास ने आग मिट्टी में डाल दिया, नंद ने आग लगा दी। तो ये सब तो लॉयर्स की क्रिएशन है, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। हाँ। ये तो मिसयूज हुआ ना लॉ का, मतलब लॉ में कोई कमी नहीं है, मिसयूज हुआ। अब चूंकि लिख के आए तो मजबूरी पर उसको जेल में डालना पड़ेगा। और जब ये आ रहे हैं, लड़की बयान दे रही कि हाँ ससुर ने ऐसा किया है, जेठ ने, देवर ने ऐसा किया, तो जज को बेल खारिज करनी पड़ेगी। तो ये मजबूरी, ये उनका बेईमान जो प्रवृत्ति है बेईमानी की मन में, कि ऐसा कि झूठा केस बनाया ताकि हम जेल में जाए, तो इस वजह से लोग सफर कर रहे हैं। सही केस कहाँ आ रहे हैं सामने, है ना? सही में एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ये सही कि मारपीट हल्की सी होती है। और ये बात भी ताने पहले भी सुनाए जाते थे कि तुम्हारे घर से कुछ लेके नहीं आई, लेकिन पहले सब नहीं होता था। अब छोटी बात पे भी लोग कोर्ट चले जाते हैं और बढ़ा चढ़ा के लिखाते हैं। उसमें हमारे लॉयर ब्रदर्स का भी दोष है, ताकि ये जेल में रह ले। वो कहते हैं जेल में हम सड़ा देंगे उसको। आदमी सड़ता रहता है, जो आप बता रहे हैं सड़ता रहता है। कोर्ट्स क्या करें? कोर्ट्स मजबूरी का एप्लीकेशन लेके आनी, कोर्ट में ऑन ऑफ बयान दे रही हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ तो मजबूरी में कोर्ट को बेल खारिज करनी पड़ेगी। लॉ तो ठीक है, लॉ ठीक है, बट उसका मिसयूज हो रहा है। इसी वजह से देखिए अभी बंगलौर में सुसाइड किया नहीं कि लड़के ने, हाँ, बार बार जॉन को आना पड़ता था। तो ये लॉ का मिसयूज हुआ, हर बार आना पड़ता था।
मैंने सजेस्ट किया, एक बार मैं जुडिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बोलने गया, मैंने कहा कि आप एक ही डेट क्यों नहीं देते हैं? हाँ, अगर फैमिली कोर्ट में 3 मुकदमे चल रहे हैं तो तीनों में एक ही डेट दीजिए, ताकि उसे एक ही बार आना पड़े। तो लोग यही कर रहे हैं अब तो, ताकि हर महीने में 6 केस तो 6 बार ना आना पड़े, एक ही बार आना पड़े। तो दे आर डूइंग इट, अपने वो कर रहे हैं, सुधार हो रहे हैं। तो लॉ ठीक है, बस लॉयर की इंजेन्युटी है, हम लोगों की इनसेंसिटिविटी है, ऐसा हो रहा है। आपने लॉयर्स की बात करी ना, लॉयर्स से रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन है सर। मुझे ऐसा लगता है कि दैट जुडिशरी का जो सिस्टम है ये काफी ना लग्जरी बन चुका है, मतलब एक लग्जरी है। एक आपको एडवोकेट करना है, एडवोकेट में टाइप्स हैं, कोई सीनियर एडवोकेट है तो उसकी फीस ही इतनी ज्यादा है कि वो फीस इतनी ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिंक्स हैं, वो बहुत चीजों में हेल्प कर लेगा, उसको बहुत चीजें पता है। कोर्ट डिलेज हैं, करप्शंस हैं, कनेक्शंस हैं। अब किसी के पास अगर ये जुगाड़बाजी है तो वो कोर्ट ले जाके एक बंदे को फंसा देता है। वो कहता है कि मैं तेरे को दौड़ाऊंगा, तेरी चप्पल घिसेगी और तू जेल में भी जाएगा। लग्जरी है, बट आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? अब आम आदमी के पास तो सर इतना एक्सेस ही नहीं है, ना नेटवर्क है ना पैसा। हाँ, मैंने बताया ना कि आम आदमी को तो न्याय मिलता है अपनी गति से ही मिलता है। जो विली लिटिगेंट्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंस लिटिगेंट्स होते हैं, वो लोग तमाम तरीके अपना लेते हैं विद इन द लॉ, और उसमें अच्छे वकीलों को करना, सीनियर वकीलों को करना। तो सीनियर वकील होते हैं तो कोर्ट को सुनना उनकी मजबूरी हो जाती है, सुनना पड़ता है उनको। तो देखिए मैं बताऊँ, फिर आपको वकील चाहे कोई भी हो, सीनियर हो जूनियर हो, 99% जजमेंट या ऑर्डर्स तो वही होते हैं जो हर केस में करता है। लेकिन चूंकि लगता है कि इन्होंने किया है, बहस किया तो ऑर्डर मिल जाएगा, उसी में सब उनको एंगेज किए चले आ रहे हैं। और वो लिमिटेड लोग हैं, कुछ बड़े नाम हैं, तो लोग उनके पास जाते हैं तो ज़्यादा फीस लेते हैं। लेकिन डिक्टेट के उनके पास, उन्हें पता है कि हमारे पास कल 40 मुकदमे लगे हैं, नहीं कर पाएंगे तो 10 लेंगे, 10 फीस बढ़ा देंगे। तो ऐसा होता है सर दैट कोई आम आदमी है, उसके पास पैसा ही नहीं है कि मैं वकील कर सकूं, तो उसको वकील मिले? देखिए ऐसा है कि बहुत से लॉयर ऐसे हैं जो बहुत कम केस फीस में भी तैयार हो जाते हैं। सब लॉयर ऐसे नहीं होते हैं जो फीस की वजह से केस को रिजेक्ट करें। हाँ, तो लॉयर हर तरह के मिल जाएंगे, कम फीस वाले भी लॉयर मिल जाएंगे। हमारे एक एसोसिएट हैं, उनके पास एक एनसीबीटी बेल का मैटर आया छत्तीसगढ़ का, तो उन्होंने कहा साहब इसमें 15,000 रुपये देंगे। हालांकि 15,000 में कुछ होगा नहीं, फाइल भी शायद न हो पाएगी, लेकिन मैंने कहा तुम केस को वापस मत करो, इसे करना जरूर, क्योंकि एक आदमी किसी आशा से आया तो उसे वापस छत्तीसगढ़ आने में उसका कितना खर्च हो जाएगा, तो यू शुड नॉट रिटर्न। तो फीस की वजह से क्लाइंट को, ब्रीफ को वापस नहीं करना चाहिए, ये मेरा संदेश लोगों के लिए है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में लीगल एड कमेटी बनी हुई है ऐसे लोगों के लिए, जो या हाई कोर्ट में बनी हुई है, जो लोग लॉयर नहीं कर सकते उनको सुप्रीम कोर्ट अच्छा लॉयर भी देती है अपने खर्चे पर। अच्छा, तो वो लॉयर अपील कर सकते हैं? बस उन्हें पता नहीं, बहुत लोगों को पता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिस्टम यह है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं कि हमारे पास वकील इंगेज करने की फीस नहीं है, तो वो उनका अच्छा वकील प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ तक ये कि हेल्प है लोगों के लिए, यहाँ तक खर्च भी देंगे वो लोग, जो टाइप वगैरह खर्च होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट बियर करेगा। चलो आपके थ्रू ये काफी लोगों को मैसेज मिलेगा। सिस्टम हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह। अब देखिए मैं कानपुर में डिस्चार्ज था, तो बताया ना कि हेरा फेरी में आदमी फंस जाता है तो ज्यादा लुटता है। तो वहां मैंने एक डेस्क बनाई थी, मे आई हेल्प यू। अच्छा, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, उसमें 2 लॉयर मैंने बैठाए थे, नए 2 लॉ स्टूडेंट्स बैठाए थे, और एक एनजीओ का आदमी था। उनको मैंने कहा था कि देखिए किसी के पास सम्मन पहुंचता है, उसे नहीं पता कि हमें कोर्ट, किस कोर्ट में जाना है, हमें लेबर कोर्ट जाना है या सिविल कोर्ट जाना है, फैमिली कोर्ट जाना है। तो वो सम्मन लेके पहुंचेगा तो वो लोग बताएंगे कि देखिए आपका ही सम्मन है, आप कोर्ट नंबर 9 में आपको जाना है, ये तारीख लगी है, अब आप बताएं आपको कोई वकील चाहिए तो वकील दें, लिखा पढ़ी आपको करानी है जो, तो हम ड्राफ्टिंग करा दें आपकी हर तरह की। तो मे आई हेल्प यू, एक जैसे रेलवे में नहीं होता मे हेल्प यू, ऐसी हम लोगों ने बनाई 10 बनाई थी, और बड़ा सक्सेसफुल हुआ था। 5 लोगों ने, क्योंकि उन्होंने बड़े मन से काम किया था। 2 नए एडवोकेट थे, 2 लॉ के स्टूडेंट थे, एक एनजीओ था, तो इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। तो ऐसा हमें न्याय को लोगों के पास ले जाना है, एक्सेस जस्टिस को ईजी बनाना है, ताकि उन्हें लगे कि ऐसा बड़ा, ऐसा नहीं है कि सिस्टम के वकीलों, बड़े वकीलों का है, बड़े लोगों का है, सिस्टम उनके लिए बना है। ये कोशिश करनी होगी, तो कोशिश की हो रही है, लोगों को समझ में आ रहा है। हालांकि जो हमने कानपुर में किया था वो और जगह रेप्लिकेट नहीं हो पाया, लेकिन होना चाहिए। सदी अगर ये हर कोर्ट में हो पाए तो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो जाए तो कितना आसानी होगी। उन्हें पता ही नहीं कि भाई 70 कोर्ट है, किस कोर्ट में जाना है, कैसे आदमी ढूंढ रहा है। फिर ऐसे में कोई टाउट्स मिल जाते हैं, लॉयर मिल जाते हैं, हम तो करा देंगे, तो लुट जाते हैं आदमी। राइट, चीजों को ईजी, हमारे एक्सेस जस्टिस को ईजी बनाना है, मतलब
ताकि उनका कम एक पैसे इकोसिस्टम बिल्ड हो पाए जहाँ पे सबके लिए इजी एक्सेस है। इजी एक्सेस है, कम पैसे में उससे सुविधा से पहुंच तो जाए। बाकी न्याय देना काम तो कोर्ट का है, लेकिन जो भी गड़बड़ी है वहां तक पहुंचने में है, जितना हेरा फेरी होती है उसी बीच में होती है। राइट सर, एक जनता का सवाल है, बेल और डिसीजंस जो कोर्ट के होते हैं वो सेलिब्रिटीज के लिए स्पेशली अलग क्यों है एक आम इंसान से? अभी आप देख रहे होगे राम रहीम इंसान, वो अभी बेल पे बाहर हैं। संजय दत्त के ऊपर केस हुआ था, उनको बेल मिल गई एंड उनका केस खत्म हो गया, उनको सजा हुई थी एंड उनको फिर जल्दी केस उनका खत्म कर दिया उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। बट अगर कोई आम आदमी होता, एक फ्रैंकली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर कोई आम आदमी होता इनकी जगहों पे, तो वो पूरी जिंदगी जेल में सड़ता। सेलिब्रिटीज या फिर वीआईपी कल्चर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों होता है इन कोर्ट्स एंड जजमेंट? देखिए, इसके 2-3 कारण हैं। पहली बात तो यह है कि वीआईपी लोगों का मैटर अखबार में छपता है, तो लोगों को लगता है इसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। पैरोल राम रहीम को मिली है, सही बात है, बहुत मिली है, लेकिन पैरोल और लोगों को मिलती है, उनका छपा नहीं है, इसलिए लगता है केवल सेलिब्रिटी को पैरोल मिल रहा है या बेल मिल रही है। बेल बहुत लोगों को मिलती है, लेकिन संजय दत्त को बेल मिली तो छप गई अखबार में, अर्णव गोस्वामी मिल गई तो छप गई अखबार में, इनको बेल मिल गई। बेल सेम डे भी मिली है और लोगों को मिली है, बहुत सारे लोगों को मिली है। बट लोगों का कहना तो सर ये है, लोग वही सोचते हैं जो अखबार में या पढ़ते टीवी में देखते हैं इन्हें मिली केवल, नंबर 1। नंबर 2, सेलिब्रिटीज जो इन्फ्लुएंशियल होते हैं और उनके वकील भी उनके प्रभावशाली होते हैं। तीसरी बात है कि सेलिब्रिटीज के भागने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बेल में एक कंसर्न ये होता है कि भाग तुम जाएगा छोड़ के, ये एक तो अपराध की गंभीरता होती है, दूसरा ये आदमी बेल ऑफर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कोर्ट में हाजिर रहेगा ही नहीं रहेगा, और भाग तो नहीं पाएगा। अब सेलिब्रिटी को अगर हम या बड़े पॉलिटिशियन को या बड़े सोशल वर्कर को बंदी कर देंगे तो उसकी और एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस हो जाएंगे ना, वो इफेक्ट हो जाएंगे कि सोशल वर्क नहीं कर पाएगा, फिल्म में काम नहीं कर पाएगा, बुक नहीं लिख पाएगा। तो इसलिए एक फैक्टर माइंड में रहता है कि आदमी रेपुटेड आदमी है, इसने कंट्रीब्यूशन दिया सोसाइटी में, तो इसको बेल, हम बेल छोड़ तो नहीं रहने, बेल तो दे रहे हैं। बेल का मतलब ये हुआ कि आप अभी भी हमारी कस्टडी में हैं। पुलिस ने अपने कोर्ट में बंद कर लिया, हवाला बंद कर लिया, वहां से गया तो जेल बंद हो गया, जेल में कोर्ट ने छोड़ दिया, तो कस्टडी अभी भी अफसर की रही, जो कोर्ट की रही, बस एक बाहर इस आदमी, कब्जा में हमारा ही है, हमने छोड़ा उसे, मैंने ये कह के कि ठीक है बाहर घूमोगे, जब बुलाएंगे तब आओगे, तो कंट्रोल पूरा हमारा ही है। सर आपको नहीं लगता न्याय अधूरा रह जाता है? क्योंकि कॉमन परसेप्शन है ना, बेल सबकी होती है, सिस्टम है उसमें, बेल उनकी भी होती है, अर्णव गोस्वामी की होती है और पत्रकारों की होती है। तीस्ता से तलवार की बेल हुई थी, मैंने इसमें बड़ा चर्चा हुई, जिसके लिए बड़ी शिकायत हो रही है। बेल होती है, सेलिब्रिटी के नाम अखबारों में छपते हैं, लगता है कि इनकी हो गई, बाकी की नहीं हुई, बाकी की भी बेल होती हैं। और एक फैक्टर इतना ही कि सेलिब्रिटी हैं तो सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, तो इनके साथ ये प्रिजम्पशन है कि भागेंगे नहीं छोड़ के, मतलब तो फ्लाइट जो मतलब वन ऑफ द फैक्टर है बेल देने में, कि फ्लाइट रिस्क तो नहीं है इसके साथ कहीं। ओके सर, आपने कभी राम रहीम की बात की, वहाँ बताते हैं कि वहाँ पर कोर्ट कंट्रोलिंग, वहाँ पॉलिटिशियन गवर्नमेंट का मामला हुआ, गवर्नमेंट ने पैरोल दी है तो उसके लिए गवर्नमेंट से पूछेगा। श्योर सर, कभी मौका मिलेगा तो डेफिनेटली उनसे भी पूछेंगे एक क्वेश्चन पॉडकास्ट में। सर आपने डेथ सेंटेंस दिया है कभी किसी को? 2 बार दिया। 2 बार दिया है। व्हाट यू फील, क्या इमोशंस आप फील करते हो जब आप किसी को मौत की सजा देते हैं? हम लोग नॉर्मली देते नहीं, अवॉइड करते हैं। वो इसलिए अवॉइड करते हैं कि लॉ ये कहता है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर में देना है, जहाँ सर्कमस्टेंसेस एग्रेवेटिंग हो, मतलब ऐसी परिस्थितियाँ हो जो कि मजबूर करें कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, तो इसलिए बहुत कम डेथ सेंटेंस होते हैं इंडिया में हम लोग। दूसरा, माइंड में एक फीलिंग बर्थ करती है कि जीवन तो भगवान ने दिया, ईश्वर ने दिया है, हम उसे लेने वाले कौन होते हैं। लेकिन जब परिस्थितियाँ इतनी अकाट्य होती हैं, लगता है कि इसके अलावा कोई और कोई रास्ता नहीं है, इससे आदमी का रहना सोसाइटी के लिए खतरा है, तो उसके ऊपर देते हैं। लेकिन ये सही है कि जितने केस में डेथ सेंटेंस दिया, उसमें बहुत सारे केस की शायद लगता है 80-90% तो ऊपर तक आते आते लाइफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बहुत कम लोग ऐसे इनको फांसी एक्चुअली हो पाती है। अच्छा, सुनाई काफी लोगों को जाती है, बट हाँ, एक्चुअली एग्जीक्यूशन बहुत कम लोगों का हो पाता है। आप देखें बरसों से हम लोगों को सुनी नहीं कि फांसी। आप जब उस कुर्सी पे होते हो,
ऐसा कौन से अपराध होते हैं जिसमें आप डेथ सेंटेंस सुनाते हो लोगों को? नहीं, जो मैंने सुना है तो मर्डर केसेस थे, हीनियस क्राइम थे, मर्डर केसेस थे। तो मर्डर में 2 ही सजाएं होती हैं, या तो उसे फांसी देंगे या आजीवन कारावास देंगे। तो चूंकि बाकी केस में आजीवन कारावास दिया है, 2 केस मुझे लगा कि ये फांसी लाएंगे, उनको फांसी दे दी इसमें। जहाँ लगता है कि अपराध गंभीर है, जहाँ खुद का सेंटिमेंटली हम डिस्टर्ब महसूस करते हैं, ये आदमी ठीक नहीं, सोसाइटी के लिए खतरा है, तो हटाना चाहिए, तो उसे कोशिश करते हैं। ओके। और सर वो जब डेथ सेंटेंस सुनाते हैं तो वो पेन तोड़ते हैं, रिचुअल होता है, ये अभी भी होता है? मतलब कहानी है क्या है? मैंने रिचुअल मैंने तो तोड़ा था, ये बात मैंने पेन मोड़ दिया था, लेकिन ये फिल्मों में देखते हैं। हाँ। मैंने कहीं लिखा पढ़ी में कहीं नहीं है ये। अच्छा। हाँ। ये बस फिल्मों में थोड़ा दिखाया जाता है। हाँ। अच्छा। रहता होगा भाई, जिस पेन से हमने किसी का डेथ दिया उसे दोबारा यूज क्यों करें, मतलब क्योंकि बहुत अच्छी बात नहीं ना डेथ सेंटेंस देना। राइट। बट आपको कभी ऐसा लगता है कि दैट अगर इसको अगर ये जो सजा का क्राइटेरिया अगर उसको सख्त थोड़ा रखा जाए तो क्रिमिनल के ऊपर थोड़ा माइंड के ऊपर असर पड़ता है? देखिए, ये सजा का उद्देश्य ही यह है कि समाज में संदेश जाए कि अपराध करना का फायदे का सौदा नहीं है। अपराध करेंगे तो आप पनिश होंगे। बस झोल कहाँ है इसमें, वो ये है कि इतना टाइम लग जाता है होने की स्टेज आदि, आज ऑफेंस हुआ है और एग्जीक्यूशन में सजा होने तक, तो वो जो पर्पज संदेश देने का था वो खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने कहा लोग कानून से नहीं डरते हैं, पुलिस से डरते हैं। कानून से नहीं डरते, कोर्ट से नहीं डरते, पुलिस से डरते हैं। आपने किसी को सजा सुनाई, रात में आके आप कभी सोचते हो कि यार मैंने उसको डेथ सेंटेंस दे दिया या फिर मैंने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया पूरी जिंदगी के लिए, इसकी उम्र अभी कम है? कभी आपको ऐसा फील होता है? मतलब एज अ ह्यूमन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत फील होता है। ऐसा होता है सुनाने से पहले कम से कम अगर महीनों नहीं तो हफ्तों तक मन में विचार चलते हैं कि इस केस में, क्योंकि आजीवन कारावास भी तो डेथ जैसे ही है ना। तो लगता है कि इसमें ऐसा तो नहीं कि कोई चीज छूट रही हो। जब 90% से ज्यादा आ जाता है तब हम लोग पाते हैं कि सजा इसमें करनी है नहीं करनी है। और सजा तभी होती है जब 200% विश्वास हो जाता है कि इसी आदमी ने मर्डर किया है, मतलब कोई और नहीं है। मेरे पास मर्डर के अलावा कोई और डेथ सेंटेंस वाले केस नहीं आए थे, इसलिए मैं नहीं बता सकता, वरना और एक्ट्स में डेथ का प्रोविजन है। मेरे पास यही मर्डर ही वाले आए थे। तो आजीवन कारावास से देते वक्त भी मन में हफ्तों विचार चलता है कि 4 लोग हैं। हिंदुस्तान में टेंडेंसी है गलत फंसाने की, जैसे 2 ने मारा है लेकिन FIR में 4 नाम और लिखाए जाएंगे जिनसे दुश्मनी है या सबको लपेटा जाएगा। फिर आदि करके तो आदि भी लिखते हैं 4 एवं कुछ अन्य में जो है मतलब ये पुलिस वाले अपना ढूंढ लेते हैं और लोगों को ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे में कि अब मर्डर 2 ने किया है तो 4 को कैसे हटाया जाए। तो कभी कभी ये होता है कि एविडेंस इतनी इंटैक्ट आती है कि या तो हम 6 को सजा करें या 6 को छोड़ें। तो फिर कोशिश करते हैं कि बजाय इसके कि हम 6 को सजा करें और निर्दोष से आने बाद सब कुछ छोड़ना पड़ता है, क्योंकि निर्दोष नहीं जाना चाहिए। भले 100 आदमी बच जाए, निर्दोष एक नहीं जाना चाहिए। लॉ ये है। सर जो न्याय की देवी हैं हमारे, जो रिप्रेजेंट करती हैं लॉ को हमारे इंडियन जस्टिस में, उनके आंख पे पट्टी बंधी हुई थी पहले, अब वो खोल दी गई है बड़े टाइम बाद। ये ऐसा हुआ है कभी? तो ये इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मैसेज है? हमारे चीफ जस्टिस साहब चंद्रचूड़ साहब थे, उनका अपना आइडिया था कि हम लोग सब देख सुन के न्याय करते हैं। पट्टी के पीछे आइडिया था कि कानून सबके लिए बराबर है, हम लोग चाहे कोई कितना बड़ा हो छोटा हो, मतलब कंसेप्ट यही है। तो मुझे नहीं लगता कि पट्टी खोलना कोई बहुत इससे कोई फर्क पड़ा, मतलब किस जल्दी तय हुए हो या किसी को न्याय मिल रहा। पहले न्याय नहीं मिल रहा था, अब न्याय मिल जाएगा। जो पहले था न्याय तब भी मिल रहा था, न्याय भी मिल रहा है। ये तो इनसिग्निफिकेंट चीज थी। मतलब आप केसेस हैंडल करते हैं कोर्ट में, मैनिपुलेशन बाय पुलिस कितने हद तक सच होता है इन रियलिटी, इन ग्राउंड रियलिटी? क्योंकि आप जज हो, आपको तो पता चल जाता होगा कि दैट क्या हुआ है और कितना हुआ। देखिए ऐसा है कि पुलिस के भी एफर्ट रहता है कि केस में सही केस में सजा हो जाए। उनके सामने डिफिकल्टी होती है, गवाह नहीं मिलते हैं उनको, तो गवाह उन्हें क्रिएट करने पड़ते हैं उनको। जैसे A ने B को मारा, अब गवाह केवल 2 हैं और नहीं मिल रहे हैं, तो 1-2 गवाह ऐसे बनाएंगे, कहेंगे कि इन्होंने गुल्लू ने आके इनसे कहा
कि हमारे सामने वो आदमी कह रहे थे हमसे गलती हो गई, बचा लो, इस बार तुमने मार दिया, आगे ठीक रहेंगे। तो ऐसी गवाही वो क्रिएट करते हैं जो एक्चुअली हुई नहीं होती है। मतलब ऐसे अब जैसे आर्म रिकवरी है, मान लिया रिकवरी नॉर्मली किसी ने अपनी गोली मारी, अपना जो कंटीमेंट पिस्टल था या बंदूक थी अपने छुपा दी, फेंक दी, लेकिन या घर पे रखी हुई है, लेकिन रिकवरी दिखाएंगे उसे तो कि खेत में गड्ढा खोद के निकाली, ताकि ये रिकवरी कोर्ट में एडमिशन हो जाए। तो एविडेंस क्रिएट करनी पड़ती है उनको। दो आदमी जा रहे थे तो एक कोई सड़क का आदमी पकड़ लेंगे, सब्जी वाला, चाय वाला, जो गरीब है, जो आदमी उनकी गवाही दे दे, हाँ हमने देखा, क्या तू जाते देखा। तो उद्देश्य उनका भी रहता है कि न्याय मिले, लेकिन जो गवाही एक्चुअली उतनी मिलती नहीं है तो उन्हें गवाह मैनिपुलेट गवाह बनाने पड़ते हैं। ये इतना पार्ट मैनिपुलेशन का होता है जिससे हम लोग जानते भी हैं, और लेकिन उनका कोई खराब इंटेंशन नहीं होता इसमें। हिंदुस्तान में लोग गवाही देने से घबराते हैं, डरते हैं। अरे सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, देखा कोई खड़े मिलता है आपको, इसलिए कैसे लोग पूछताछ हो जाए, वो घर जाएंगे फिर जाएंगे ना, तो लोग कोर्ट को कोऑपरेट नहीं करते हैं। फिर वही बात है कि सिविलिटी नहीं, हम लोग अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को या सोसाइटी को मतलब सपोर्ट करने का जज्बा नहीं है कि हमने मदद करें, कानून की मदद करें, कोर्ट की हेल्प करें, मतलब ये नहीं है। इसीलिए लोग गवाही नहीं देते, वरना सामने मर्डर होते रहते देखते रहे, कोई नहीं बोलता। दिल्ली में मुझे याद है कि एक लड़की को स्टैबिंग से मारा और भीड़ वीडियो बना रही थी, किसी ने कोई इंटरव्यू नहीं किया। वो AK-47 तो लिए नहीं था, अगर चाकू लिया था तो एक आदमी दो आदमी पहुंच ही जाते तो उसे पकड़ लेते, पत्थर ही मारते तो लड़की बच जाती। तो जो हमारे अंदर सरोकार कंसर्न खत्म हो गया है फेलो सिटीजन्स के लिए, ये बहुत बड़ा रेस्पॉन्स लिए भी है। तो पुलिस की फिर मजबूरी बढ़ जाती है कि उन्हें गवाह ढूंढने पड़ते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान में जब आपके एक कस्टडीज चलती थी, ये चीज़ें होती थी, ट्रायल्स होते थे, आपने कभी पकड़ा है कि दैट किसी पुलिस वाले ने कोई मैनिपुलेट करा हो, या फिर आपने कभी उनको सजा दी हो किसी को इस चीज़ के ऊपर अपने कार्यकाल में? कभी ऐसा आपको याद आ रहा हो? सजा तो नहीं दी मैंने, लेकिन एक केस में सजा रिकमेंड की थी। ऐसा हुआ था कि देवर की बेल आई थी मेरे सामने, डाउरी डेथ का मामला था, 304B का, दहेज हत्या का। तो उसमें पति जेल में रहा था, देवर की जमात आई थी, तो बार बार ये कह रहा था साहब कि भाभी मरी नहीं है। तो हमने कहा कि मरी नहीं, तो फिर चार्जशीट कैसे आई है? अच्छा, इसमें CO जांच करते हैं इसमें दहेज हत्या में। तो हमने मोहित गुप्ता SP थे बहराइच के, उनसे कहा कि आप जो है खुद जांच कराइए। 3 लोग कमेटी बनाई, कमेटी ने जांच कर पाया कि लड़की जो बहू थी वो भाग के अपने मायके चल के कहीं और रहने लगी थी, मायके जाके, और शायद और चूंकि वो नहीं मिली इसलिए उन्होंने रिपोर्ट लिखाई और उसको इन हस्बैंड उन दोनों को जेल में बंद कर दिया 304B में। अब इसमें सजा लंबी होती तो मुझे थोड़ा सा खराब लगा, आई वॉज लिटिल एजिटेटेड। तो मैंने उसमें CO के खिलाफ रिकमेंड किया था कि CO को इन्वेस्टिगेशन इसलिए दिया जाता है ताकि जिम्मेदारी से जांच करें, क्योंकि घर के अंदर एविडेंस लेनी पड़ती है। आपने डेड बॉडी मिली नहीं, आपने उनको चालान कर दिया, लड़की जिंदा थी, तो उसमें मैंने एक्शन रिकमेंड किया था उनके खिलाफ। एक रेंट कंट्रोल मैटर था, उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ एक्शन रिकमेंड किया था कि उन्होंने किसी मकान किसी का ललितपुर में और किसी पॉलिटिकल पार्टी को अलॉट कर दिया था बैक डेट में वैकेंसी दिखा के, तो उसमें रिकमेंड किया था। सजा देने का एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना, आखिर हम इस धंधे में 49 साल से हैं, तो लंबे पीरियड हो गया। अच्छा, पुलिस जब आप किसी को कस्टडी में भेजते हो, पुलिस कस्टडी में, तो पुलिस को जो पुलिस 3rd डिग्री देती है किसी को, अलाउड होता है? नहीं अलाउड होता। टॉर्चर बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। बट होता तो सर नेचुरली बहुत ज़्यादा है। हाँ होता है, वो उनका भी डिफेंस उनका रहता है अनऑफिशियली, साहब ये न करें तो हम पता कैसे करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में इन्वेस्टिगेशन सिस्टम बड़ा साइंटिफिक नहीं है। अब जो भी जैसे क्राइम वर्कआउट हो रहे हैं वो हो रहे हैं CCTV से या CDR से हो रहे हैं, इसके अलावा और कोई तरीका इनके पास नहीं है। तो वो लोग करते क्या, जो एक्यूज ने सस्पेक्ट लगा उसको पकड़ा, मारा पीटा, उससे कलवा लिया, तो वो 3rd डिग्री पे ही बोलता है, बताता सामान कहाँ रखा है, तो इसने ईजी पड़ता है उनको, मान लीजिए। तो अभी चल तो रही है, बात सही है, लेकिन लॉ में प्रोहिबिटेड है। अच्छा, अगर जैसे कोई एक्यूज है, मैं तो दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, चाहे कराओ चाहे नहीं कराओ, बट अगर किसी को एक्यूज बना दिया गया और उसको पकड़ लिया जाता है, पुलिस के ऊपर 3rd डिग्री कर रही है, तो वो क्या कुछ कर सकता है, आवाज़ उठा सकता है इस चीज़ की? बहुत आवाज़ उठाते भी लोग, आवाज़ नहीं, पुलिस वालों को सजा भी इसमें होती है।
टॉर्चर करने में सजा होती है, जब क्योंकि टॉर्चर में बहुत बार डेथ भी हो जाती है। हाँ, तो कई बार पुलिस वालों को सजा हो जाती है। दिल्ली में सजा हुई है थोड़े दिन पहले, 7-8 महीने पहले हुई है, कई पुलिस वालों को सजा हुई है, सजा होती है वो, क्योंकि जब डेथ हो गई तो डेड बॉडी आ गई ना, फिर तो घर वाले शिकायत करते हैं, FIR होती है, फिर जांच होती है, जांच में पुलिस वाले पकड़े जाते हैं, सजा होती है, तो आजीवन कारावास होता है। पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होती है। उसमें मलियाना कांड में जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली हाई कोर्ट में किया था। अच्छा, मलियाना जो मेरठ में थे, मलियाना कांड था ना, उसमें जस्टिस मुरलीधर ने यहाँ ट्रायल कोर्ट ने छोड़ दिया था, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट सजा की उसमें। अच्छा, आपको कभी आपके कार्यकाल के दौरान पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का देखने को मिला है कि कभी किसी नेता ने आपको बोला हो कि भाई कोर्ट आपके पास केस आया है या हमारा है, ये है, देख लेना? देखिए, ये आपकी अगर रेपुटेशन बन जाती है ऐसी कि आप बोले सुनेंगे नहीं तो फिर कोई बोलता नहीं। नॉर्मली नेता लोग जो हैं जजेस को अवॉइड करते हैं, वो अपने वकीलों से बहस कराते हैं, और अगर रेपुटेशन बन गई, अगर हमारे संबंध जैसे नेताओं से हैं, हम उनसे मिलते जुलते रहेंगे तो हमसे कहेंगे। लेकिन लंबे पीरियड से हम लोग जज रह चुके होते हैं तो संबंध और खत्म से हो जाते हैं, तो फिर किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती कहने की। और लॉयर तो अपने बहस करते हैं, साहब देखिए ये इनका पर्सनल मैटर, इनका कोर्ट में सब बातें कहते हो तो, लेकिन किसी ने पर्सनल इंडिविजुअली या पर्सनली कभी जो है मतलब अपने किसी केस लिए, अच्छा उनके केस आते भी कहाँ, नेता कहाँ फंसते हैं वो लोग, गरीब लोग निपट लेते हैं। हाँ, वो तो अपना बड़ा नेता तो कभी फंसते देखा नहीं। तो अब इस सरकार में योगी जी ने जो है अपने कुछ बड़े लोगों को जेल भेजा है, नेता कहाँ फंसते हैं। अच्छा सर, नॉर्मल लोगों के लिए मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जैसे नॉर्मल अरेस्ट रूल होता है, पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो क्या क्या रूल्स होते हैं एक नॉर्मल सिविलियन के लिए? अगर आप देखिए 7 ईयर्स तक क्या था तो आपके पास नोटिस देके छोड़ देगा आप, लेकिन अगर कैसा कॉग्निटिव हीनियस ऑफेंस है तो अरेस्ट तो कर सकता है, उनकी इच्छा है कर सकते। करने के बाद उनको ये ड्यूटी है कि बताएं आपको हम इस वजह से अरेस्ट कर रहे हैं, ये कारण है, ग्राउंड्स बताएंगे, और आपके बारे में आपकी फैमिली को बताएंगे, लीगल एड कमेटी को बताएंगे, और उनको बताएंगे, आपका लॉयर अगर कोई है तो उनको बताएंगे, ये इन्फॉर्म करेंगे ये हमने इनको अरेस्ट कर लिया, ड्यूटी है। ओके। लीगली DK बसु के केस में उन्होंने कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की सुप्रीम कोर्ट ने की थी, वो उनको उम्मीद की जाती है कि इसे फॉलो करेंगे। अच्छा, जैसे सर किसी को उठा के बंद कर दिया जेल में, उसका फोन भी छीन लेते हैं, हर चीज छीन लेते हैं, वो तो बैठा हुआ है जेल में। हाँ, तो मैंने कहा ना ये मिसयूज हुआ ना, आप लॉ की बात कर रहे हैं, मिसयूज करने के लिए तो बहुत सारे लोग बिना FIR के बंद रहते हैं, बहुत से लोग बिना FIR के, बिना इसके, और FIR भी बाद में किया थी, पहले वो लोग बंद करके पूछते रहते हैं कि क्राइम मिल जाए, अगर रिजॉल्व हो जाता तो FIR भी नहीं करते, तो ऐसा तो होता है। मतलब ये हमारा जन अधिकार है, लॉ ये नहीं कहता होना। ये आप पूछ रहे हैं जो मतलब कि जो आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा या लोगों ने बताया होगा, आता है। मैं इसको मना नहीं करता, ये होता है, बिना FIR के लोग बंद कर लेते हैं, मोबाइल भी छीन लेते हैं, बात भी नहीं करने देते हैं, सब बातें होती हैं। पर हमारा क्या जन अधिकार है, अगर हमें अरेस्ट करा जा रहा है तो हम अपने फोन से? अधिकार तो पूरे में था, अधिकार तो पूरे ही आपको है, अधिकार तो उनको आपको छूने का अधिकार नहीं है। आपने कहा ना टॉर्चर, तो आपको उनका थप्पड़ मारने का अधिकार भी नहीं आपको, तो जब तक आप भाग न रहे हो उनकी बंदूक लेके फिर आपके पैर में गोली मारे। मुझे ऐसा लगता है सर कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है आज भी देश में, कि उनको अपने ही लॉ सिस्टम के बारे में लोगों को नहीं पता। लोगों को पता है लेकिन करें कैसे, लोगों को पता है, तो अभी भी लोगों को लॉ पता है, उसका एक्सरसाइज भी जहाँ अप्रूवड केस में करते हैं, लेकिन ये सही है कि जातियाँ भी होती हैं पुलिस की। सर, बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस और एंटीसिपेटरी जो बेल होती है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? एंटीसिपेटरी बेल CRPC में लास्ट में शेड्यूल बना है, उसमें लिखा हुआ है ये ऑफेंस बेलेबल है, बाकी नॉन बेलेबल है। एंटीसिपेटरी बेल वो होती है कि आपको अरेस्ट करने से पहले, नॉर्मल केस में पुलिस अरेस्ट करेगी तब बेल होगी, जेल में जाने के बाद, जेल में जाने से पहले बेल हो जाए वो एंटीसिपेटरी बेल, यानी एंटीसिपेट करके हमें अरेस्ट न कर लें, पहले से बेल कराते हैं, वो एंटीसिपेटरी बेल होती है। मतलब अगर मेरे को पता है कि मैं अरेस्ट हो सकता हूँ तो आप एंटीसिपेटरी बेल, तो मैंने पहले ही अपील कर ली बेल के अपने। अच्छा, तब वो मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकते? तब फिर अगर कोर्ट ऑर्डर करे तो अरेस्ट नहीं करेंगे फिर आपको। ओके, ठीक है। मैं पूछना चाहूंगा सर, आपकी लाइफ का आपको याद आ रहा हो कोई मोस्ट डिफिकल्ट केस जहाँ पे आपको फैसला सुनाने में, जस्टिस देने में आपको लगा होगी दैट हाँ बहुत डिफिकल्ट था ये केस मेरे लिए, इसमें जस्टिस दे पाना? यस, एक केस था इटावा में, फायरिंग हुई थी स्टूडेंट्स के ऊपर,
तो उसमें सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, उसमें एक आईपीएस अफसर को उन्होंने मुलजिम बनाया था। आईपीएस अफसर एसआर आदित्य थे शायद। हैवरा कॉलेज की फायरिंग की बात है ये, हैवरा सैफई के पास है। तो उनका हाईकोर्ट से स्टे हो गया था। अच्छा। हाईकोर्ट से उनकी अरेस्ट स्टे हो गई थी, प्रोसीडिंग रुक गई थी। तो वो मेरे यहाँ बहस चल रही थी कि स्टे खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इटावा का मैटर था, पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर था। मेरे रिटायरमेंट के 3-4 महीने पहले की बात है ये। वो बहस चल रही थी, उसमें एडवोकेट जनरल बहस कर रहे थे और काफ़ी लोग उसमें बहस कर रहे थे, अच्छी बहस भी हो रही थी। इसी बीच में गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट एडवोकेट थे रिशाद मुर्तजा, उनको हटा दिया था, उनको रिजाइन करना पड़ा था। वो सीबीआई के वकील थे। अच्छा, वो सीबीआई के वकील थे? हाँ, उनको हटाया था, सीबीआई के वकील थे, उनको हटा दिया था। तो मुझे याद आता है कि उनको हटाया था, बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया था, शायद हटाया उनसे रेजिग्नेशन मांग लिया हो। तो मुझे ऐसा लगा है जैसे कि ये काम उनका मेरे उसमें इंटरफेरेंस था। बहस चल रही है, बीच में आप किसी वकील को चेंज कर दें, तो मुझे लगा जैसे दिस अमाउंटेड टू पुटिंग इन्फ्लुएंस और प्रेशर ऑन द कोर्ट। मैंने उसको सुना और से डिसाइड नहीं किया उसको। आई डिड नॉट डिसाइड, बिकॉज वैकेशंस हो गई थी मई में, जून में, और मेरा 3 जुलाई को रिटायरमेंट हो गया था। आई लेफ्ट दिस कैन डिसाइडेड। तो केस में आपका रह गया, नहीं हो पाया डिसीजन सही से? हाँ, मैंने दिया नहीं। आई कुड हैव, लेकिन मैंने दिया नहीं। सर, बहुत आपकी बातें सुन के मैं समझ पा रहा हूँ कि एक जज एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे पावर्स ये सब अनलिमिटेड है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा दे दी जाती है कि वो चाहकर भी आज़ाद नहीं। एक सवाल है सर आम आदमी के लिए, एक कॉमन मैन के लिए, कि आम आदमी अपने केस को लड़ते वक्त ऐसी क्या मिस्टेक्स कर देते हैं कि उनका केस कोर्ट में वीक पड़ सकता है। तो अगर आप उस पर कुछ चर्चा पॉइंट डाल सके, रोशनी डाल सके, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आम आदमी से मेरा ख्याल है आप शायद सिविल केस के बारे में पूछ रहे होंगे कि वही केस वीक होता है। बाकी तो पुलिस के केस होता है, क्रिमिनल केस तो। सिविल केस में आपको अपने लॉयर को सारी बातें बतानी चाहिए, ताकि वो स्ट्रेटेजी बना सके कि हमें केस में क्या केस लेके चलना है। जैसे माने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है, तो बताना पड़ेगा एग्रीमेंट किस तारीख हुआ था, पैसे कहाँ लिए गए थे, और उसके बाद पोजीशन में कौन है। अगर वो सारी चीज़ें बताएगा, प्लेंट में सारी चीज़ें आ जाएंगी। सिमिलरली कैंसिल सेल डीड का है कि जिन्होंने सेल डीड किया वो बीमार थे और इन्होंने सेवा करके गलती से दबाव डाल लिखवा लिया। तो सारे तथ्य अपने लॉयर के बताने, और सिविल का लॉयर है वो सब चीज़ों को लेके आए, प्रॉपरली लॉ और फैक्ट प्लीड करे, तो कोई कारण नहीं कि उसे सक्सेस न मिले। मतलब लेकिन केस सही होना चाहिए। गलत तथ्य बताने में कहीं ना कहीं आदमी पकड़ में आ ही जाएगा। कोर्ट की ड्यूटी है कि टू अनर्थ द ट्रुथ, मतलब सत्य को ढूंढे, मतलब वो ढूंढ ही लेंगे। तो इसलिए सच्चाई हमेशा कोर्ट की टेंडेंसी हमेशा रहती है सच्चे आदमी साथ देने की। क्रिमिनल केस में तो पुलिस अपना केस खुद ही स्ट्रॉन्ग रखती है, मैंने बताया कैसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। फिर वहाँ भी कोर्ट देखती है कि सजा करने लायक हैं या सब छोड़ने लायक हैं। कोर्ट करती है, शिफ्ट करती है, चारे को अनाज को अलग अलग करती है। मिल पाता है तो ठीक है, ना सब कुछ छोड़ देते हैं। आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि दैट आपको पता है ये इंसान दोषी है, बट आप उसको सजा नहीं दे पाए सबूतों की कमी की वजह से? नहीं, सबूतों की वजह से नहीं दे पाए, ऐसा तो यहाँ पे आपको पता है कि इस इंसान का दोष तो पूरा है। ऐसा कोई पर्टिकुलर केस तो नहीं याद आ रहा, लेकिन जहाँ हॉस्टाइल गवाह हो जाते हैं, और गवाह हॉस्टाइल, हिंदुस्तान में हॉस्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, उन्हें गवाह हॉस्टाइल ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ तो छोड़ना ही पड़ा होगा। तो ऐसे केस नहीं है, लेकिन ज़रूर छोड़ना पड़ा होगा, जान के भी कि दोषी है। और लेकिन खास मर्डर केस में ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि मर्डर केस में मैं खुद गवाह बुला देता था एज ए कोर्ट विटनेस। मैंने एक ललितपुर में केस था, उसमें मैंने
एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को एज ए कोर्ट विटनेस बुला लिया था। फोरेंसिक एक्सपर्ट को? हाँ, ओके। डॉक्टर सिंघल थे, लखनऊ से बुलाया था उनको एज ए कोर्ट विटनेस, तो उसका सजा कर दी थी आजीवन कारावास। ओके सर, जज से भी गलती हो सकती है क्या? अरे गलती किससे नहीं होती, गलती तो सबसे होती है, एवरीबडी इज प्रोन टू कमिट एरर। जैसे गलती होती है, हम लोग क्या गलती के, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग हायरार्की है कि सिविल जज की गलती जिससे सुधारेंगे, जिससे गलती हाई कोर्ट सुधारेगा, सुप्रीम कोर्ट सुधारेगा, और अपनी गलती सुप्रीम कोर्ट को सुधारेंगे। मतलब रिव्यू की पावर इनको सुप्रीम कोर्ट को संविधान में दी हुई है, अपनी गलती देखा नहीं, रोज जजमेंट चेंज होते हैं। अभी कुत्तों डॉग वाला जजमेंट था, इसमें स्टे हुआ, जिस पारदर्शिता का एक ऑर्डर था और उसमें भी उन्होंने कुछ चेंज किया, तो रिव्यू होते रहते हैं। तो गलती तो सबसे होती है, ऐसा कौन है, क्योंकि परफेक्ट कोई लॉ में कोई नहीं, हर आदमी लॉ का स्टूडेंट ही तो है, नोबडी इज परफेक्ट इन लॉ। और गलती फैक्ट की भी हो जाती है, कभी कभी गलती सजा होती है, देखा नहीं वहाँ से सजा हुई, हाई कोर्ट से एक्विटल हो गया, सुप्रीम कोर्ट सजा हो गई, होते रहते हैं। गलती जानबूझ कर नहीं होनी चाहिए, बाकी हमारा विजडम क्या है, हमारी कॉम्पिटेंस लेवल क्या है, उससे गलती होगी तो वो तो नेचुरल है। आपकी लाइफ का कोई बहुत इंटरेस्टिंग केस जो अभी तक आपको याद हो कि ये बहुत इंटरेस्टिंग केस था आपके लिए? देखिए, हम लोग जब रेल में चलते थे, मैं देखता था एमएसटी वाले बहुत परेशान करते हैं। हाँ। वो आपकी सीट पे जानबूझ के बैठ जाएंगे और उठा देंगे, आपकी मिठाई खा लेंगे, लड़कियां होंगे वहीं पास जाके बैठेंगे। तो माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ रहती थी। तो जब मैं हाई कोर्ट जज होकर लखनऊ में बैठा था, तो एक दिन अमर उजाला अखबार में पढ़ा था, ये लड़कों ने जो पंजाब में से लड़कियां जा रही थी उनको छेड़ा और उसके बाद तोड़ फोड़ भी की उन्होंने। तो अखबार में छपा था, तो मुझे बड़ा ख़राब सा लगा, मुझे लगा ये मौका है। तो अखबार पढ़ के मैंने उसमें, हम साथ जस्टिस मतीन बैठे हुए थे, हम दोनों ने मिलकर उसमें कॉग्नियस लिया, एडवोकेट जनरल को बुलाया, और उस केस का नाम था इन द नेम ऑफ बोनाफाइड पैसेंजर्स। अच्छा। तो और उस केस में फिर हमने डायरेक्शन दिए थे कि कैसे कैसे आपको रेल में एमएसटी वालों से कैसे बचाना है। एमएसटी वालों को टिकट मिलता है, हमारी कॉस्ट मिलता है, उन्हें कंसेशन मिलता है ना। टिकट हमारा मान लीजिए हापुड़ का 100 रुपये टिकट है, तो एमएसटी बनेगा 70 रुपये में, तो 30 रुपये तो हमसे लग रहे हैं ना। तो मेरा ये मानना था कि केवल 3 लोग कर सकते हैं, या तो जो स्टूडेंट है, या जो व्यापार कर रहे हैं, या नौकरी कर रहे हैं। केवल आवारागिरी गर्दी के लिए नहीं बनी है ट्रेन। तो अगर स्टूडेंट है तो आपने स्कूल के प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट लाइए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो कहीं रजिस्ट्रेशन दिखाइए, कहाँ दुकान में कहाँ नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है तो एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट लेके आइए, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेगा। फिर उनसे एफिडेविट लिएगा। अगर आप कभी भी दोबारा रेलवे अपराध करेंगे, रेलवे एक्ट का ऑफिस करेंगे या कोई और अपराध करेंगे जो मॉरल टर्पिट्यूड का होगा, तो आपको एमएसटी सुविधा नहीं मिलेगी। तीसरा क्या था कि हर जगह सीसीटीवी गेट्स पे लगाए जाएं, और ये जो एस्कॉर्ट के लिए एक सीट अलॉट की। पर उसके बाद ये भी क्या है कि ये भी नहीं कर पाए, पैनिक बटन लगाना चाहता तो नहीं कर पाया, क्योंकि पैनिक बटन लगता है तो जैसे कोई मिसचीफ होता, खबर मिल जाती ट्रेन के ड्राइवर गार्ड को, एस्कॉर्ट तो एस्कॉर्ट खबर मिल जाती, वो लोग आके अपने अलर्ट करते अगले स्टेशन पे आ जाते। तो वो मैं नहीं कर पाया, लेकिन उसमें रेलवे में बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ हमारे लिए। इससे ये हुआ कि गोमती एक्सप्रेस थी, लखनऊ से चलती है दिल्ली के लिए, उसमें बड़ी बदतमीजी होती थी। तो वो डीजीपी को वो ट्रेन मैंने गोद दे दी थी। मैंने कहा ट्रेन आप गोद में, या आपकी ट्रेन गोद लेंगे, अब आपकी ड्यूटी है से मेंटेन करना। तो इसलिए स्क्वाड चलता था, उसमें अलग से सीसीटीवी की उसकी अलग टीम स्क्वाड चलता था, सीसीटीवी फुटेज उसकी रखी जाती थी, वीडियो शूटिंग होती थी, एसी कंपार्टमेंट और वो सब लेडीज़ कंपार्टमेंट डिसेबल्ड वाले सब खाली कराए जाते थे। तो ये कोशिश की, तो मुझे लगा कि मैंने कुछ हद तक कुछ लोगों का दुख दर्द दूर कर ही पाया मैं। सिमिलरली सेलिब्रेटरी फायरिंग मैंने रोकने की कोशिश की। शादी ब्याह में लोग जाते हैं, बंदूकों से फायरिंग करते हैं। मेरा दोस्त इटावा में था, एमएलए था, उसकी शादी में गया था, उसने इतनी फायरिंग हुई कि पूरे शमयान छद हो गए थे। अच्छा। हाँ, तो मेरा दोस्त, हम शादी में खुद थे, रविंद्र सिंह चौहान मेरे दोस्त का नाम। तो मुझे याद है कि वहाँ इटावा में बारात निकलती थी शंकर जी की, रामचंद्र जी की। तो लोग जो है सब लड़के लड़की छत से देखते थे, ऐसे लोग फायरिंग करते थे। शादी बारात में लोग फायरिंग करते हैं, पता लड़की नीचे गोली लगी, नीचे गिर गया। जुलूस, विक्ट्री जुलूस नेता निकालते उसमें फायरिंग करते हैं, लोग मर जाते हैं, अमरोहा के साथ आदमी। तो ये मैंने रोक दिया था। मैंने ये कहना था कि अगर आप, अच्छा होता क्या, अगर बहुत प्रेशर पड़ा तो पुलिस को 3 से 4 में बंद करती थी, सेम डिबेल हो जाती थी। हमने कहा नहीं, आपने ट्रिगर पर उंगली रखी है तो आपको पता है इससे गोली निकलेगी, या तो कोई मरेगा या
इंजरी पहुंचेगी। तो आप जानते हैं कि ट्रिगर पिंग लिखने में चोट पहुंचेगी, आदमी मरेगा, तो आपको नॉलेज भी है। तो अब नॉलेज है तो फिर आप 3-4 क्यों लगेगा? आपका मर्डर केस में आप बंद होंगे 3-4 में। तो ऐसे क्या, और सब गेस्ट हाउस में नोटिस लगाया गया कि यहाँ सेलिब्रिटी फायरिंग नहीं होगी। तो ये टीवी पर पब्लिश हुआ, मतलब हम लोगों का ये ऑर्डर था। अर्णब गोस्वामी ने टाइम्स नाउ में बहुत ज़्यादा इसको किया। फिर BBC न्यूज़ ने, वर्ल्ड न्यूज़ ने मेरा इंटरव्यू लिया था, हेलेना क्या नाम थी उसका, इसी बात पर किया। सेलिब्रिटी फायरिंग पे मैं बड़ा सख्त था कि ये कहीं नहीं होनी चाहिए, इसलिए लाइसेंस आता कि ये होगा तो कारतूस नहीं बनेंगे। लाइसेंस बंद कर दिया 7 साल तक। यूपी में लाइसेंस इशू नहीं हुआ। सब उनको इशू हुआ जिनके घर कोई अपराध हुआ हो, या जिनके यहाँ वो जिनके घर में लाइसेंस रहा हो और डेथ के बाद मिलते हैं। तीसरा स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर। चौथे लाइसेंस ही नहीं दिया, क्योंकि लाइसेंस इतने ज़्यादा, पुलिस के पास लाइसेंस 2.5 लाख थे, पब्लिक में 13 लाख थे, 6 गुने ज़्यादा थे। अब सड़क पर आ जाएंगे तो पुलिस कैसे बचाएगी? तो ये जजमेंट था जिसे पास करके, ऑर्डर पास करके मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कि कुछ हद तक हमने क्राइम रोकने में सफलता पाई। रुका नहीं, अलग बात है, लेकिन खुद को सेटिस्फेक्शन लगा कि सेलिब्रिटी फायरिंग तो रुकी कुछ हद तक। मला ये जो जुलूसों में फायरिंग होती है जोश में, ये रोकने की कोशिश की मैंने। रेलवे में, यात्रा में लोग कष्ट कोशिश कम करने की कोशिश की। मतलब तो ऐसा किया। तो 2-3 जजमेंट जो याद रहते हैं, जजमेंट मेरे इस तरह के बहुत हैं। अब जैसे बड़े नेता लोग थे, गुंडे लोग थे, सब रजिस्ट्रार को यहाँ बुला लेते थे। और जमीन मकान बैनामा अपने हाथ वहीं घर पे बैठ लिखा लिया। जिस आदमी जमीन उसे बैठा बुला लिया, और रजिस्ट्रार बुला लिया, बैनामा लिखा लिया, प्रॉपर्टी चली आती थी। मैंने उसको रोक लगा दी। मैंने कहा घर नहीं जाएगा आदमी। रजिस्ट्रार घर तब जाएगा जब ये सर्टिफिकेट दे डॉक्टर की ये फिजिकली अनफिट है, मतलब जो आदमी बेचने वाला है वो नहीं जा सकता, तो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, बीमार है तो जाएगा। तो अगर सर्टिफिकेट लिखा रजिस्टर में लिखा जाए तब रजिस्ट्रार घर जाएगा, जिसे कमीशन कहते हैं वो लोग। तो अगर तब घर जाएगा तो कल कोई केस हुआ तो वो सर्टिफिकेट काम आ जाएगा, हम बीमारी बनाम कराया, तो उसके डिफेंस हो जाएगा। तो ये रोक दिया था सब रजिस्ट्रार में, हर जगह सब रजिस्ट्रार में। आप देखेंगे कमीशन बंद करा दिया था इसकी अलग से। अब जाए तो 5,000 फीस लगती है और लिखा पढ़ी में जाता है, पहले घर बैठे बुला लेते थे। तो जहाँ जहाँ संभव हुआ कोशिश की गुंडे रोकने की, लोग क्राइम रोकने की, जितना संभव होता है हम लोग के हाथ में। बाकी तो जजेस के हाथ में लिमिटेड ही होता है। आपके रिश्तेदार होंगे, उनकी क्या अपेक्षा रहती है आपसे? कभी कभार रिश्तेदार होते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारा कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनको अच्छा लगता है भाई कि हमारे भाई बहन जज हैं। और जो लोग सिफारिश में, जैसे अलीगढ़ में एक साथ मेरे रिश्तेदार थे, अनूप शहर में रहते थे, वो किसी के लेके आए। मैंने कहा कि काम से नहीं, बोले काम से नहीं है, बाद में बोले कि एक बेल है। तो मैंने कहा कि देखिए आप जो है, अगली बार उनका मना कर दिया। मैंने कहा देखिए ऐसा है कि आप तो यहाँ लोकल रहते हैं, आपको हैरानी पकड़ेगा कि आप मैं यहाँ पर हूँ, तो अब मैं काम कर नहीं पाऊंगा, सब काम नहीं कर पाऊंगा, तो अननेसरी आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, इसलिए आप मेरे को बताइए। मना कर देते। आप मना कर देते हो? मना कर दिया है, बताइए, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर हम मान लीजिए उन्होंने 10 काम बताए, मैंने 2 काम कर भी दिए उनके प्रेशर में, 8 नहीं कर पाए तो 8 लोग उनके दुश्मन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है? ट्रांसफर कहीं चला जाऊँगा। तो रिश्तेदारों की अपेक्षा तो होती है और खुश भी होते हैं। मैं अपेक्षा सबको होती है। कैसा लगता है सर आपको जब आप लोगों को न्याय देते थे? लोगों को न्याय दिया आपने, और जब सालों के बाद लोगों को जस्टिस मिलता है, लोगों के चेहरों पे बहुत खुशियां आती हैं। यही रिवार्ड, मैंने पहले भी कहा था कि हम लोगों के लिए यही रिवार्ड है। सैली वाली तो वकालत करे थे हम तो, हमने 17 साल वकालत की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, फिर जज बन गए, डिस्ट्रिक्ट जज बने, फिर हाई कोर्ट जज बन गए, फिर उसके बाद चेयरमैन, ट्रिब्यूनल के चेयरमैन रहे। तो बहुत लंबी इनिंग है। तो इस पैसे वैसे तो हम लोग वैसी वकालत में भी कमा ही रहे थे, मतलब, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन था जज बनने के, वो था कि हम किसी के आंसू तक पहुंच पाए, मतलब सबके नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो सामने आया। तो मेरे से इंटरव्यू में ही पूछा गया था कि आपकी वकालत अच्छी चल रही है, क्यों आप जाना चाहते हैं? उस वक्त मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी काफ़ी। तो मैंने कहा था यहाँ पर हमारा टीचर की सैलरी केस हम लिस्ट नहीं करा पा रहे हैं, वहाँ जो सामने आएगा उसके केस हम कर लेंगे कम से कम। हम 10 केस 60 केस है तो 10-20-50 को तो कर पाएंगे। तो जो आप किसी को कुछ देते हैं तो जो संतुष्टि मिलती है, जो हैप्पीनेस मिलती है, उसका कोई जवाब तोड़ नहीं बनेगा। बाकी चीज़ें आपकी केवल मोमेंट्री प्लेजर देती हैं, चाहे खाना हो, चाहे कपड़ा हो, और भी प्लेजर से, वो सब मोमेंट्री हैं। लेकिन बट वंस यू हेल्प समबडी इट गिव्स यू एन हैप्पीनेस, मतलब वो अपरिमित है, वही जो है, मतलब बाकी तो जो हैप्पीनेस मिलती है वो रिवार्ड है। आप जब भी किसी की मदद करेंगे, कोई भी,
आपको हमेशा याद रहेगा। इतने महत्वपूर्ण पदों पे कभी कभार सर अहंकार आता है कि लोग आपको भगवान समझते हैं, पैर छूते हैं? कहते तो नहीं, देखिए पैर भी छूते हैं, भगवान कहते भी हैं, और लोग कहते हैं आप हैं भगवान। मैं कहता हूँ कि नहीं, कहते तो ही, लेकिन मेरे अंदर कभी मैंने ये कोशिश नहीं की कि अपने पद को सिर में नहीं लाने दिया या हेड में नहीं आने दिया, क्योंकि मुझे पता है पद तो टेम्परेरी है ना। आज मैं रिटायर हुए मुझे इतने दिन हो गए, लेकिन आज भी लोग मुझे से सम्मान से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो उस कारण ये है कि मैंने व्यवहार नहीं बदला। वो बदल दिया तो शायद बाद में जो कोई नहीं पूछता होने। तो मेरा तो संदेश यही है कि पद टेम्परेरी है, भगवान ने दिया है, इसको लोगों की भलाई के लिए उपयोग कीजिए और उसको सिर में मत आने दीजिए, ताकि बाद में आपके जीवन जो है आसान रहे। वरना जब आप रिटायर होकर आएंगे बाद में लगेगा ये नहीं है वो नहीं है, आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाएंगे, आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी। एग्रीड। सर कोई ऐसी लास्ट एडवाइस हमारी ऑडियंस के लिए जो आप देना चाहें आपकी लाइफ से, आपके अनुभवों से? अनुभव से नहीं, देखिए ऑडियंस के लिए, जनता के लिए तो मेरी यही कि आप न्यायालय पर विश्वास करें, सच्चाई पर चलें, और एक दूसरे का अपने फेलो सिटीजन्स का ख्याल रखें, उनके लिए इज्जत करें, उनका सम्मान करें, किसी को छोटा ना समझें। मतलब चाहे आदमी कोई भी काम कर रहा है, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, चाहे वो आपका स्वीपर है, चाहे वो नर्स है, चाहे वो वार्ड बॉय है या आपका क्लर्क है, किसी को छोटा ना समझें, उसको सम्मान दें, इज्जत करें। और जजेस के लिए मेरी संदेश मेरा ये होगा, जो जजेस देखें इसको प्रोग्राम को, कि आप कोशिश करें कि उन्हें जो आपके सब्जेक्ट हैं सामने आए हैं उनको एहसास कराने कि हम आपके लिए बने हैं, और क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में उनको जस्टिस देने की कोशिश करें। और कोई सक्सेस के लिए, युवाओं के लिए, आपके लिए जो आपके जैसा जज बनना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में सर्व करना चाहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका कोई संदेश हो? बस हमेशा सच्चाई, मोटिवेटिंग बुक्स पढ़ें, अच्छे समाचार पर पढ़ें, जैसे इंडिया एक्सप्रेस है, ये वैल्यूज भी देता है, मैं उसे पढ़ता हूँ। मैं आई डोंट से कि और अखबार अच्छे नहीं, लेकिन मैं से इंडिया एक्सप्रेस पढ़ता हूँ। मैं पहले CSR पढ़ता था, इंडिया एक्सप्रेस पढ़ता हूँ उसको। तो पेपर पढ़ें, मोटिवेटिंग बुक्स पढ़ें, और अच्छे लोगों के साथ रहें, टाइम वेस्ट कम करें। और अगर आपका सच्चाई विश्वास होगा, अच्छाई विश्वास होगा, तो निश्चित मानिए कि आपको सफलता मिलेगी जरूर। अपने अंदर विश्वास बहुत जरूरी है, अफर्मेशन जरूर करिए रोज के, मैं ये मुझे मिलना है, मिल जाएगा। थ्योरी ऑफ अफर्मेशन जो है, इस पर जरूर विश्वास कीजिए। मैनिफेस्टेशन पे, हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जो। राइट। धन्यवाद जस्टिस साहब आपका, आपने अपना बहुत टाइम दिया हमें, एंड काफ़ी सारे हमारे सवालों के जिस बहुत क्यूरियोसिटी थी, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए। थैंक यू फॉर बीइंग द नाइसेस्ट गेस्ट। थैंक यू सर। जय हिंद। सो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसे लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। जस्टिस सक्सेना ने इस एपिसोड में काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चली हो जो आज से पहले आपको नहीं पता था। तो आपको जुडिशरी के बारे में अगर आपको ये लगता है ये एपिसोड फुल आपका टाइम वसूल था, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करके मुझे ज़रूर बता देना, और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, शो द सपोर्ट। एंड मैं आपके लिए ऐसे पॉडकास्ट लाता रहूँगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। वंदे मातरम। जय हिंद।